नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चाय चर्चा और चेंज के तहत नया प्रोग्राम या कहिए कि नए स्वरूप में उसको हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्रकारों की महापंचायत। इस दिन आज के दिन हमने जो है 7 पत्रकारों को बुलाया है उत्तर प्रदेश के, और इन 7 पत्रकारों से जानेंगे कि क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के और 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जो कल हुआ, जो 2 दिन 17-18 बेंगलुरु में हुआ और फिर जो है 18 को अचानक जो है एनडीए ने अपनी मीटिंग की दिल्ली में अशोका होटल में, तो पूरा का पूरा माहौल जो है बड़ा गर्म हो गया। पहले ये बीजेपी को लगता रहा कि जो है नहीं, विपक्ष के लोग जमा नहीं हो पाएंगे क्योंकि सब अलग-अलग सोच के लोग हैं, सब अपने-अपने स्वार्थ के तहत फंसे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले पटना का हुआ और उसमें 17 दल आए थे, और उसके बाद बेंगलुरु में जब 24 दल जमा हो गए और केजरीवाल साहब ने भी कह दिया कि हम साथ हैं, या कहिए कि कांग्रेस ने केजरीवाल को ही मना लिया और दोनों साथ आ गए, तब बीजेपी को लगा कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। और अगर हम नहीं जागे, हम उसी अकड़ में रहे जिस अकड़ में थे हमारे ये क्या कहते हैं, ये नड्डा साहब ने पटना में जो बोला था, उसके तहत कि सारी विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाएगी और रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। 1 साल पहले बोला था उन्होंने पटना, और अभी देखिए कल जो उन्होंने मीटिंग की उसमें 38 से ज़्यादा पार्टियों को साथ दिया, और कई सारी पार्टियां तो वैसी है जिनके पास लोकसभा की सीटें नहीं है, जिनके पास विधानसभा की भी सीटें नहीं है, और कई वो लोग हैं जो जो इंडिया जिसको नाम दिया राहुल गांधी ने, और जो है स्वीकार किया सारे विपक्षी दलों ने मिलकर के बंगलुरु में कि इस पार्टी का नाम जो है या इस गठबंधन का नाम इंडिया रखेंगे। तो इंडिया में जो मूल पार्टी है उसके टुकड़े जो है एनडीए में, जैसे आप महाराष्ट्र की बात कीजिए तो चाहे अजीत पवार का जी का गुट हो, चाहे वो शिंदे गुट हो, ये सारे मूल पार्टी शिवसेना और एनसीपी से गुट के आए हैं। तो पहले हम अपने साथ जो है पूरी चर्चा जो है वो हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके, और उत्तर प्रदेश इसलिए पहले है कि 2024 में जो चुनाव होना है उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ 80 सीटें हैं। बिहार में 40 सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यानी 2 बिहार के बराबर अकेला उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश इसलिए चर्चा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। वहाँ दूसरी बार विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला और आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है अभी, तो वहाँ क्या हालात हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करेगा 2024 में कौन दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो आगे बात करने से पहले हम जो आगे बात करें, इसके लिए हम जो हमारे पत्रकार दोस्तों को बुलाया है उन सबका पहले इंट्रोडक्शन करा दें। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार सब लोगों को। तो सब लोगों का लंबा परिचय नहीं कराते हुए हम सिर्फ इतना परिचय कराएं कि हमारे साथ है नागेंद्र जी, हमारे साथ है सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ है आलोक भदौरिया जी, हमारे साथ है डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, हमारे साथ है साहिरा नईम, हमारे साथ है कुमार भवेश चंद्र, और हमारे साथ है आनंद वर्धन सिंह। ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के क्रीम हैं, या कहिए बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने 30-40 साल पत्रकारिता को दिए हैं। तो चाहे सुनील जी आकाशवाणी में रहे हों, या आनंद वर्धन सिंह साहब लोकमत के एडिटर रहे हों, या सायरा नईम मैम जो है वो ट्रिब्यून के लिए उत्तर प्रदेश से काम किया हो या दूसरे अखबारों में काम किया हो, आलोक वर्धन साहब, कुमार भवेश चंद्र जी अमर उजाला के एडिटर रहे हों, नागेंद्र जी जो है वो हिंदुस्तान के एडिटर रहे हों, उत्कर्ष जी भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, तो सारे अनुभवी पत्रकार हैं। और इन सब लोगों की निगाह जो है भले अलग अलग जगहों पे है, कोई लखनऊ में है, कोई इलाहाबाद में जिसको प्रयागराज कहते हैं, कोई नोएडा में भी है, अलग अलग जगहों पे है, लेकिन सब जो है एक से एक जानकार। और मैं एक और लाइन बोल देना जरूरी समझता हूँ, निष्पक्ष, क्योंकि हम विश्लेषण करने आए हैं, किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आए हैं। हम आए हैं वस्तुस्थिति क्या है, क्योंकि हम मानते हैं कि फाइनली तो संविधान है इम्पोर्टेंट, और संविधान ने जो नागरिकों को अधिकार दिया है उस नागरिकों को चुनना है कि कौन हमारा सांसद होगा, क्योंकि सांसद हम नहीं मानते कि प्रधानमंत्री नागरिक चुनते हैं, प्रधानमंत्री तो सांसद चुनते हैं। तो नागरिकों को सांसद चुनना है, प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, सांसद बैठ करके प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जो 2024 में जब वोट करिए तो अपने सांसदों को चुनिए, न कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर जो है वहाँ के नागरिक ठग लिए जाते हैं, हम ये देख रहे हैं।
तो सबसे पहले हम शुरुआत करें इसके एक आकलन, एक और बात करते हैं कि हम आकलन करना चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं कि 2007 में मायावती की सरकार थी, पूर्ण बहुमत से सरकार थी उनकी, फिर 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई, फिर 2017 में बीजेपी की सरकार आई और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, और 2022 में जो सरकार बनी वो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार बनी। मतलब योगी आदित्यनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे था, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो बीजेपी की सरकार, तो कुल मिलाकर के जिस सिचुएशन है, इससे सबसे पहले मैं बात करूं कि आलोक भदौरिया साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो 2024 का चुनाव होगा, क्या ये जो 2005 2007, 2012 और 2017 के विधानसभाओं का हमने जिक्र किया, इसका कुछ असर होगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद धनंजय जी, और आपको शुभकामनाएं। एक अच्छे टॉपिक को लेकर इतने सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब 2024 के जब इलेक्शन की बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा लौटना पड़ेगा, 2019 में लौटना पड़ेगा। अगर हम 2019 में लौटते हैं तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत के बाद जब 2019 का जब इलेक्शन होता है तो वो एक अलग अंदाज में होता है। तो हम ये विधानसभा चुनाव के आधार पर, जैसे कर्नाटक में उसने जीत लिया, तो उसके आधार पर एक लोकसभा का निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा जल्दबाजी होता है। ऐसा हम लोगों ने पश्चिम बंगाल वाले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो लोकसभा की सीटें बढ़ा ली। कर्नाटक में भी वो खतरा है, वो खतरा बरकरार है। इसकी दो तीन वजह जो मुझे समझ में आती है। पहला ये है कि अगर हम लोग जैसे विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं कि पटना में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मुंबई में क्या होगा, किस तरीके से एक समन्वय समिति बनाई जाएगी, उसका कार्यालय दिल्ली में खोला जाएगा, सब चीजें एक तरीके से सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब आप ये बात करिए, जब आप सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसमें जब शुरू करते हैं, एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, केंद्र में है और कुछ राज्यों में भी, लेकिन उसका प्रचार ऐसा है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश, मतलब भारतीय जनता पार्टी का आधा देश भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग में रंग गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुमत इनको कितनी जगह पूरा अपने दम पे मिला, हमको ये भी सोचना पड़ेगा। जब हम इसके बारे में जब करेंगे तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में सरकार तो जरूर है, लेकिन किस तरीके से बनी। हम लोगों ने गोवा पे भी जाना पड़ेगा, हम लोगों को महाराष्ट्र में भी देखना पड़ेगा। इस तरह सरकारें बनती हैं तो किस तरीके से बनाई जाती है, ये एक अलग मुद्दा है। तो मैं जहां से बात शुरू कर रहा था कि लोकसभा चुनाव का नैरेटिव एक अलग तरीके से होता है। भारतीय जिस तरीके से विपक्ष अपना मैथ कैलकुलेट कर रहा है कि इतने सीटें, इतने इतने ये जो राज्य जिसमें प्रभावी हो, सब अलग अलग फॉर्मूले अभी इवॉल्व हो रहे हैं। फाइनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आना भी नहीं है इतनी जल्दी। पार्टी की बात करें 2019 में भी वो उसी पैटर्न पे लड़ चुकी है, लेकिन 19 में एक झटका हुआ था जब 2014 में करी थी ना। 2014 में तो उसने अपोजिशन को बिल्कुल साफ कर दिया था लोकसभा में, लेकिन 2019 में नहीं कर पाई थी। बसपा ने भी अपनी सीटें 10 सीटें हासिल कर ली थी, समाजवादी पार्टी को भी सीट मिल गई थी। ये अलग बात है कि बसपा का वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो असली सवाल क्या है, क्या वोट ट्रांसफर कराने में सारे दल सक्षम हैं? मुख्य सवाल ये है। आपने कैलकुलेशन तो बिठा ली, 1+1+1+ कर इतने हो गए। कांग्रेस भाई इतनी है, 244 सीटों पर लड़ती है, बीजेपी के साथ में लड़ती है, ये सारी इक्वेशन हो गई, सारी इक्वेशन हो गई। लेकिन वोट तो इस तरीके से नहीं पड़ते, वोट पड़ते हैं एक मोमेंटम में, एक इमोशन पे। भारत की जो जनमानस है वो इमोशन पे रहता है। आज आपने एक नैरेटिव एक अच्छा खड़ा करिए, जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने शुरू किया भारत जोड़ो यात्रा के साथ में, बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया, और उसको दिल्ली में ले जाकर उन्होंने सीधे सीधे मीडिया के एक धड़े को निशाना बना लिया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, खड़गे साहब ने भी एक यही बयान दिया कि मीडिया हमसे शत्रुतापूर्ण, विपक्ष से हमसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सवाल है कि आपको क्या करना है, आपको सड़क पर निकलना पड़ेगा। सड़क पे कौन निकल रहा है? कांग्रेस निकल रही है। क्या विपक्ष की जितनी पार्टियां आप देख रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल को अगर अपवाद के स्वरूप में छोड़ दिया जाए तो कितने, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना निकल रही है, बहुजन समाज पार्टी कितना उत्तर प्रदेश में निकल रही है, और बाकी खैर इन दोनों पार्टियों को मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
राजस्थान में उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश के जो कुछ इलाके जो लगते हुए हैं उत्तर प्रदेश से, जैसे सतना है, रीवा है, ग्वालियर संभाग है, वहां पर जरूर इनकी उपस्थिति है। तो सवाल है कि अब मैदान पे काम कौन कर रहा है? मैदान पे आप काम तो कर नहीं रहे। तो सब कुछ आप चाहते हैं कि हमारे इतने वोट हैं। आपके वोट कैसे इतने? आपके वोट कम भी तो होते हैं, और वोट कई बार उतने बराबर रहने के बाद भी आप नहीं सीटें मिल पाती हैं ज्यादा। ये भी तो है। अगर आप पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें तो कई जगह आपने देखा होगा कि बीजेपी को वोट परसेंटेज अच्छा मिल गया। हिमाचल में भी देख लीजिए, लेकिन सीटें तो नहीं मिली। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि एक आप नैरेटिव कितना बड़ा खड़ा करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसको कितना इमोटिव बना पाते हैं, कितना उसमें भावनात्मक आप एक उबाल पैदा कर लेते हैं। तीसरा, आप उसमें सपना क्या दिखा पाते हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि मोदी संविधान खत्म कर रहा है, ठीक है, संविधान खत्म कर रहा है, लेकिन भारत की आप शिक्षा का दर भी आप देखिए। भारत में आपको ये देखना पड़ेगा कि अशिक्षा का स्तर क्या है। भारत में आपको ये भी देखना पड़ेगा एमएनसी से लेकर जो बाकी नौकरी पेशा लोग हैं कितनी चीजों को समझ पाते हैं। अभी एक ताजा एक उदाहरण लीजिए, आप लीजिए जैसे फ्रांस है। फ्रांस में वो स्कॉर्पिन डील का समझौता हो गया, वो नेवल के लिए वो इतने राफेल मैराइन आ रही हैं, सब आ रहे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन जो फाइनल स्टेटमेंट आया उसमें तो इन दोनों सौदों का जिक्र ही नहीं है। तीसरा, देखिए मीडिया कैसे नैरेटिव बनाता है। तीसरा देखिए अमेरिका। अमेरिका में भी क्या हुआ, आपको जेट इंजन आ रहा है, ये आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, वो आ रही है, लेकिन फिर जो फाइनल जो आ रहा है, आउटकम क्या निकल रहा है स्टेटमेंट का? यही निकल रहा है कि आप इसमें संभावनाएं खोजेंगे। आपका एक इकोसिस्टम नहीं, अगर सेमीकंडक्टर की भी बात की जाए तो आपके यहाँ इकोसिस्टम नहीं है। पहले आप लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर इस पर विचार होगा कि ग्लोबल चेन में भागीदारी के लिए आप कितना उपयुक्त हैं। आप नहीं होते, किसी चीज के लिए नहीं होते। तो सवाल यह है कि आप मुद्दे को कहां पहुंचाना चाहते हैं। उन दोनों ने ये नैरेटिव बना दिया कि आप विश्वगुरु बन गए साहब विश्वगुरु। अब सवाल है कि विश्वगुरु को चैलेंज कैसे करेंगे आप? तो आपको एक सपना तो दिखाना पड़ेगा। आप दूसरे की लकीर छोटा करके आप अपनी लकीर बड़ा नहीं कर सकते। वो दो तीन प्रमुख वादे के साथ में आए थे, लेकिन अब भी ये वादा है। देखिए कितना बड़ा वादा है। ये कहते हैं कि आप गठबंधन में आप इतने सारे दलों को लेकर के हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन क्या विपक्ष या मीडिया इस तरीके से, मैं उसके जो नोएडा या जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कथित है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। क्या उसमें ये मुद्दा बनाया गया कि एक हफ्ते पहले तो आप अजीत पवार के बारे में ये बातें कर रहे थे, फिर आपने उसके पलक पावड़े बिछा दिए? क्या आप शुभेंदु के बारे में बात करना चाहेंगे? आप किसके बारे में बात करना चाहेंगे? क्या मुकुल राय के बारे में बात करना चाहेंगे? शिवसेना जो बनी है, जिसके आधार पर सरकार बनी है, वो उसमें से कितने लोग ईडी और सेंट्रल एजेंसी के निशाने पे हैं? तो सवाल ये है कि क्या ये कम हो जाएगा? नहीं होगा। एक पहलू में एक और जोड़ना चाहूंगा। आज का चुनाव बड़ा महंगा चुनाव। अब इसको मैं थोड़ा सा एक अर्थ पर ले जाता हूं, बस आपको खत्म करना हुआ। चुनाव बड़ा महंगा हो गया है, चुनाव की फंडिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की 85% से ज्यादा फंडिंग भारतीय जनता पार्टी के पास में आ रही है। और दूसरी बात, आप मध्य प्रदेश, आप महाराष्ट्र की अगर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाने के लिए बेचैन थी, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहूंगा। मैं इसको असली तौर पे पहुंचाना चाहूंगा। असली शक्ति महाराष्ट्र की क्या है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के कितने मुख्यालय हैं, कॉर्पोरेट की फंडिंग कितनी होती है। इस देश में दो ही तो जगह है, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट है। और कितनी बेचैनी थी, एक बार आधी रात में भी देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई थी, आप ये भी याद करिए। फिर उन्होंने एक को तोड़ा, फिर दूसरे को तोड़ा कि अगर मान लो शिवसेना गुट, अगर शिंदे गुट इधर उधर होता है तो उनकी सरकार रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट का धन, कॉर्पोरेट उनके अंकुश में रहे। पर क्या कॉर्पोरेट अंकुश में रहेगा? अभी एक एनडीटीवी में एक सर्वे बड़ा दिलचस्प आया। इतना सर्वे आया कि मतलब 85% लोग कह रहे थे कि बदलाव के पक्षधर हैं। भाई क्यों? एनडीटीवी है किसका? गौतम साहब का, गौतम अडानी साहब का। क्या उसके मालिक, उनके मालिकत्व में, क्या ये ऐसा मुमकिन था कि ऐसा सर्वे दिखाया जाता? क्या ऐसा होता नहीं कि परसेंटेज को कोई दाएं बाएं कर दिया जाता? नहीं किया गया। क्यों? इसको आप देखिए, इसका मतलब कि पूंजी, पूंजी का बहुत बड़ा रोल है, और पूंजी पर नियंत्रण कोई नहीं खोना चाहता। 11 राज्यों में गैर भाजपा की सरकारें, बड़े राज्य, वहां पे बड़े राज्यों की बात करो, छोटों की नहीं बात करो। 11 बड़े राज्यों में ये सरकारें हैं। आप हिमालय की सरकार सत्ता में जो रहती है, तो उसके हिसाब से आपको सोचना तो पड़ेगा ही। हिमाचल का आपने देख लिया,
किस तरीके से वहां पर सीमेंट में हड़ताल हुई और उसका किस तरीके से निष्कर्ष आलोक निकला भाई, मैं और आपके पास किस। आता हूँ, मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से ही आपने एक बड़ी अच्छी भूमिका रख दी, उत्तर प्रदेश पे ही कंसंट्रेट करें। तो आनंद वर्धन भाई साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि जो आलोक भाई ने कहा कि परसेप्शन नैरेटिव, ये सारा सपना, आप सपना क्या दिखाते हैं, तो मोदी जी तो सपना दिखाए थे अच्छे दिनों का, और इन अच्छे दिनों में 2014 में जो सपना दिखाया था और लगा लोगों को कि हाँ, जो ये नोटबंदी हो गई, जो काला धन का हंगामा था वो सब खत्म हो गया, और जो है सब बढ़िया होने जा रहा है। लेकिन और उसके चक्कर में 2019 में चुनाव हुए, मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा या पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जो स्वप्न था, वो सारा स्वप्न जो है 2019 के बाद, 2019 में उनका फायदा मिला, लेकिन उसके बाद वो स्वप्न सारा जो है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ा। चाहे कोरोना काल हुआ, चाहे और सारी चीजें हैं, हिंदू मुसलमान समाज जिस तरह से बटा, या एजुकेशन के लेवल पे, और एक ऐसा चेहरा बनता है जिसमें आता है, लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर के कि झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, जो मोदी जी हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं, अपनी जनता से झूठ बोल रहे हैं। और जिस मजबूती से भ्रष्टाचार को लेकर के 2014 के पहले खड़े थे, वो 2014 के बाद 2019 में आते आते जो है, और आज देख लीजिए कि वो जिनको कहते हैं आरोपी ठहराते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं को मंत्री बना देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता पे क्या इसका आसार है, इसका आधार है, इसका असर है, और क्या जो वहाँ सरकारें जिस तरह से विधानसभा स्तर पे बनाई गई, वो पहले जो है मायावती बड़ी मजबूत वहाँ दिखाई पड़ती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2014 में वो जीरो पे आ गई। फिर जो है बड़े समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो मुखिया बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और लेकिन जब आते हैं 2019 के चुनाव में तो उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। हालांकि अपनी सीटें उन्होंने शुरुआत में बचाई थी, 2 सीटें, लेकिन वापस उपचुनाव में गंवा दी। तो इस तरह से अभी दोबारा आ गए योगी आदित्यनाथ जी। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये जो बीजेपी की सरकार है, वो योगी आदित्यनाथ हो और मोदी जी हो, ये ज्यादा बेहतर लगती है, या अब उनसे मन भर गया है, जो स्वप्न दिखाया था मोदी जी वो कहीं टूटता हुआ, दरकता हुआ नजर आ रहा है? धनंजय भाई, मैं थोड़ा सा, मुझे क्योंकि जो मेरी आपकी बात हुई और जो मैंने जिस विषय को समझा है वो थोड़ा फर्क है जो आलोक भाई कह रहे हैं। अब हम लोग शायद कल के विपक्ष की जो मीटिंग हुई है और पक्ष की मीटिंग हुई है उसकी जगह शायद हम लोग जो 3 अलग अलग रिजीम रही हैं, मैं रिजीम इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग राजा लोग होते हैं, अब कोई लोकतांत्रिक नहीं होता, ये सब हम लोग प्रजा हैं और ये राजा हैं। तो 3 जो अलग अलग राजा रहे देश, हमारे प्रदेश में, मायावती जी, अखिलेश जी और योगी जी, इसके बरक्स आप बात कर रहे हैं कि ये कहां कहां किसका क्या स्ट्रेंथ थी और क्या वो थी। मैं बेसिकली एक सेकंड भाई साहब, चूंकि इसलिए कि जो जनता वोट देती है वो प्रदेश स्तर पे आएगी, तो वो अखिलेश का चेहरा दिखाई पड़ेगा, वो मायावती का चेहरा दिखाई पड़ेगा, वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाई पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, इसलिए जरूरी हो जाता है। जी जी। तो मैं थोड़ा, और अच्छा ये भी एक विचित्र सी चीज है कि उत्तर प्रदेश में 89 के बाद 2007 में हम क्लियर मेजॉरिटी देने लगे। उससे पहले हम क्लियर मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में स्टेट उसमें नहीं देते थे, मंडल के बाद। तो अगर आप ये कहिए इसकी मेच्योरिटी वाली अच्छी बात या बुरी बात, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने स्टेट गवर्नमेंट में क्लियर मेजॉरिटी दी। मैं बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ बता दे रहा हूं। मायावती जी की मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनका नैरेटिव हो चाहे ग्राउंड पे हो, वो बहुत स्ट्रांग था, और स्ट्रांग इस हद तक था कि वो अपने पार्टी के एमपी को, वो यादव जी जो अपने वहां के आजमगढ़ के थे, वो उनके घर मिलने आते, उनको गिरफ्तार कराने की हिम्मत रखते थे। एक और चीज है कि हम सब लोग क्रिटिक थे, मैं ये भी बात कर रहा हूं, मैं तीनों उसका क्रिटिक रहा, लेकिन उस समय का जो विकास था ना वो दिखता था। आपको डरा के डंडे से नहीं कहा जाता था कि नहीं विकास दिख रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। एक और चीज, एक जो मेरे हिसाब से ठीक थी मायावती जी की, में दलितों का एक जनरल एम्पावरमेंट था। आप दलित के ऊपर कोई पेशाब करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ये अगर मायावती होती है तो ये किसी कोई सपना भी इस तरह का देखने के नहीं सोच सकता था। प्रशासन के लोगों को मायावती जी खींच के रखती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो थाना है वो रात में आपको 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे जो थानेदार लोग थे और ये लोग थे, ये वसूली की जगह गश्त में भी आपको दिखते थे, और ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात उससे कह रहा हूं। एक जगह जरूर था कि ऐसा कोई कह दे कि वहां भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार का एक अच्छी बात यह थी, सिंगल विंडो था। एक जगह पैसा दीजिए,
सारे काम कराइए और आपको रास्ते में फिर तंग नहीं करेंगे कोई लोग। पैसा सिंगल विंडो पे तय हो गया और उसके बाद नहीं करेंगे, तो ठेकेदारों के लिए भी बहुत ठीक था। अब वो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट हो सकती है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर की लोग बहुत बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी ने आगरा से नोएडा को कंसीव करना और उस 3-4 साल के अंदर डिलीवर करना, वो एक बड़ा अचीवमेंट था, वो बड़ा अचीवमेंट था। और मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। और आज अगर लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, जो भी लखनऊ में बैठा है, लखनऊ के आप किसी चौराहे पे चले जाइए, देयर इज अ स्टैंप ऑफ मायावती। मायावती जी का चिन्ह आपको हर लखनऊ के चौराहों पे दिखता है। हम लोगों को हो सकता है झलकारी बाई या इस तरह के लोगों को देख के बहुत आनंद नहीं आता हो, वो हमारा हम हम समझ सकते हैं एक उसको, लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को एम्पावर किया और वो ठीक। अब आ जाइए अखिलेश जी की। अखिलेश जी का जो बहुत बड़ा, मैं जो सबसे बड़ा मानता हूं कि उनका एक बड़ा काम, उन्होंने लैपटॉप बांटना शुरू किया था, जिससे वो एक बड़े उस तबके में घुस रहे थे जो छात्र, और जिससे फायदा मिले चाहे ना मिले वोट का, क्षेत्र का ठीक था। लेकिन फिर वही था, वो मुलायम सिंह जी के और जो पुराना स्कूल था उनके दबाव में आके वो 2-3 साल बाद वो स्कीम खत्म हो गई थी। दूसरा, ये जो मुलायम सिंह जी का एक पुराना है, जो एग्जाम को लेके नकल को जिस तरह से इन लोग हैंडल करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का गत बिगाड़ने में जहां तक एजुकेशन की बात है, उसमें एक बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी की सोच का रहा है। उनको लगता है कि नकल कर देने से, और अच्छा हमारे यहां है भी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मालूम नहीं किस किस तरह के आप सर्टिफिकेट लेके और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं। तो वो एक सर्टिफिकेट की होड़ हम लोग तेज हो गए। मैं जिस जगह से आता हूं, देश का सबसे, मतलब प्रदेश का बहुत ही पिछड़ा हुआ जगह, लेकिन पंजाब और गुजरात से लोग हाई स्कूल और इंटर का इम्तिहान देने दर्जनों में नहीं हजारों में आते थे। हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हो गए थे, नकल का ये हाल कर दिए थे। लेकिन अखिलेश यादव के एक चीज मैं फिर कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोड़ दिया था। लखनऊ आगरा का अभी तक का मैं उसको बेहतरीन, जितने हाईवे कोई बना ले, लेकिन मैं लखनऊ यूपी में द बेस्ट हाईवे लखनऊ आगरा का है, और जो डिलीवर हुआ है टाइम से। ये भी चीज है, मैं इसके अगेंस्ट हूं, मेट्रो के अगेंस्ट हूं मैं, जो इस तरह से मेट्रो की जाती है, क्योंकि ये आम आदमी के आप हाथ से कुछ छीन के दे रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेट्रो को कंसीव करना और डिलीवर करना ये अखिलेश यादव का काम था। मैं इसलिए, एक जो इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, एक जाति विशेष का बोलबाला था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब रिक्रूटमेंट आप करते थे, दिक्कत क्या थी कि रिक्रूटमेंट, मिठाई है आपके पास 1 किलो, खाने वाले 1 लाख, तो जो 1 किलो की मिठाई आप जब बांटेंगे तो और केवल एक जात विशेष में दे देंगे, तो वो रिसेंटमेंट होना, वो बहुत ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन वो एक रिसेंटमेंट था। और ये सारी सिंगल इंजन सरकारें थी। ये सरकारें जब यहां थी तो इनकी एक होस्टाइल सरकार सेंटर में थी। अब आ जाइए जो हमारे 2017 में योगी जी वाला डबल इंजन सरकार। अब ये जो इवेंट मैनेजमेंट जो गुजरात मॉडल सीखा था, उसको हमने कई गुना, अब हम 35 करोड़ पेड़ इस बार लगा रहे हैं। तो 17 से अब तक हमने जितने पौधारोपण किया होगा, तो शायद हम अफ्रीका से ज्यादा पेड़ हमारे यहां होने चाहिए, शायद। तो अब हम इवेंट मैनेजमेंट को एक नई हाइट पे ले जा रहे हैं। हमारे यहां धार्मिक अनुष्ठानों का बोलबाला हो गया है। अब हम ऑफिशियली पुष्प वर्षा करते हैं। हमारे इंस्पेक्टर, हमारे अफसर, पुलिस के अफसर वर्दी पहन के धार्मिक अनुष्ठान करने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं। और एक और चीज जो संविधान के अगेंस्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर साहब धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, एज गवर्नर। और ये हैविंग सेड दैट, मैं एक बात इसलिए जोड़ दूं, वो यहां के प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसी भी उसको जरा भी नहीं सोचते हैं। जहां पे इन्होंने राम मंदिर का फिर से वो सब किया, वो ईस्टर्न यूपी का है, उस पे ईस्टर्न यूपी के प्रभाव हैं। चौमासे में भाई साहब जाके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। चौमासे में हमारे यहां कोई धार्मिक अच्छा काम इस तरह का नहीं किया जाता है। हमारे यहां अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी पत्नी को बगल में बैठना होता है। आप बिना पत्नी के कर रहे हैं, वो ऐसे ही खंडित है पूजा, वो पूजा ठीक नहीं है। आप एक काम और, ये लोग कहते, मैं हिंदू हूं और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। छोटी दिवाली के दिन एक घूरे पे एक दिया जलाया जाता है घर में, बड़े बूढ़े कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखना नहीं तो दरिद्र आ जाएगा।
हम कुछ 8-10 लाख दिए छोटे दिवाली के दिन जला के दिवाली मना देते हैं। तो दरिद्र नहीं, दरिद्र के बाबा जी आ जाएंगे भाई, अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो। और एक चीज और मैं लास्ट कह के खत्म करूंगा, एक चीज जान लीजिएगा, वो क्यों हुआ अभी बहुत कम समय है। योगी जी 2017 में अपने गृह प्रदेश में अपना बाई इलेक्शन अपनी सीट हार गए थे, अपनी सीट हार गए थे। और 2017 के जो नायक थे केशव मौर्य जी, जो ये मानते थे कि मैं अध्यक्ष साहब मैंने जिता के लाया, वो 2022 आते आते अपनी सीट हार गए थे। तो इसमें बहुत सी चीजें निहित हैं, समय कम है इसलिए मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत बढ़िया आपने विषय रखा और आपने कम शब्दों में बयान कर दिया तीनों मुख्यमंत्रियों की बातों को। मैं साहिरा नईम साहब, मैम आपके पास आता हूँ। जो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कही मायावती जी को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेकर के कहा, अखिलेश यादव को लेकर के कहा। अब जब एक और बनता है कि महिलाओं के सवाल, और महिलाओं के सवाल तब जब और गहरे हो जाते हैं जब धर्म को लेकर के सरकार मूव करने लगती है, चाहे कोई सरकार हो, क्योंकि धर्म में महिलाओं को किस तरह से देखा गया हम सब जानते हैं। और जब एक खास धर्म को हम, सरकार जो है ये कहे कि ये धर्म के लोग ठीक नहीं है और इस धर्म के लोगों को हम खड़ा करेंगे और पक्षपात दिखाई पड़े। संविधान में तो शपथ ली कि हम धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे, लेकिन धर्म और लिंग के आधार पर जब भेद होने लगे, चाहे ये करें चाहे वो करें चाहे कोई करे, वैसी स्थिति में जो महिलाएं हैं, वो मुस्लिम महिलाएं हों या हिंदू महिलाएं हों, उनके सवाल कहाँ छूट जाते हैं। कौन मुख्यमंत्री आपको लगता है, ये जो 3 मुख्यमंत्री हमारे सामने हमने रखे हैं, वो कौन सा मुख्यमंत्री या कौन सी सरकार है, कौन से नेता है जो ये अभी के दौर में रखते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं को लेकर के उनके मन में चिंता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये एक तो होता है, सरकारों का एक विजन होता है, हाँ, जेंडर को लेके, महिलाओं को लेके, महिलाओं की भागीदारी को लेके, और एक है कि जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं, वो उतना वो नहीं, उस पर आदमी चिंतित होता है, लेकिन अगर विजन सही है, इंटेंशन सही है, तो आदमी फिर भी, और हम लोग उसको वो करते हैं। तो जैसे मायावती की सरकार थी, वहाँ उसमें एक सोशल जस्टिस, महिलाओं के ऊपर उन्होंने ऐसा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जैसी चीज नहीं दी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। सोशल जस्टिस का जो उनका एजेंडा था, वो हमको, वो पर्कुलेट होते हुए हमको गांव-गांव तक दिखता है। मतलब जिस तरह से एक उन्होंने, उनकी स्पेशल जो एक स्कीम थी, नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अम्बेडकर, हाँ, उसका नाम था अम्बेडकर गांव विकास, जिसमें के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दलित जो प्रीडोमिनेंट गांव है उनमें सीसी सड़क, पक्की सड़क, वो सिर्फ ये खड़ंजा नहीं, पूरी सीमेंटेड सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो। आज भी 10 साल हो गए, आप जाइए गांव में तो उनकी बनाई हुई सड़क अभी वहीं मौजूद है। तो वो जो और पानी की व्यवस्था, ये सब चीजों का असर जो है वो महिलाओं की जिंदगी पे भी पड़ता है। अगर आपके दरवाजे पे हैंडपंप लगता है तो आपका काम उतना आसान होता है। फिर उन्होंने जो मिड डे मील में जिस तरह से महिलाओं को, वो भी दलित और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की महिलाओं का पार्टिसिपेशन किया, वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पे उसमें हम लोग को एकदम लोअर लेवल पे एक सोशल चेंज देखने को मिला। जहां तक अखिलेश की सरकार थी, तो वो भी, उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी जेंडर सेंसिटिव चीजें दिखती हैं उनके यहाँ। मिसाल के तौर पे यही जो लैपटॉप का वितरण हुआ, उसमें भी बराबरी से हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे ये साइकिल दी गई और पढ़ाई के लिए वजीफे दिए गए, और यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं, जो लड़कियां हैं, उनको और इनकरेज करने के लिए और स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए, जो बाद में कोर्ट में चैलेंज भी हुए। लेकिन इस सरकार का तो जो हम लोग देख रहे हैं, वो विजन नहीं है। इनके यहाँ ये है कि महिलाओं का रोल, मतलब आने के कुछ ही हफ्तों में ही जो है ये हमारे सीएम साहब ने इसको बिल्कुल क्लियर किया था कि महिलाओं का रोल जो होता है वो घर बनाना, घर के अंदर रहना, और उनको जो है अगर मतलब माँ, बहन और बेटी के जो रोल है, उसी के ऊपर उनको वो करना है। तो हम देखते हैं कि स्कीम्स आती हैं, स्कीम्स आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से रेप के आंकड़े बढ़े हैं,
जिस तरह से उसके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, हाथरस का हम लोग नहीं भूले हैं, उन्नाव में इनके ही एमएलए के साथ जितना हुआ, अभी हम लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह का देख रहे हैं, वो यहीं से एमपी हैं। तो पूरा जो हम लोग देख रहे हैं कि जो माहौल है, बोलने की बात तो है, अब पिंक बूथ का ही आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पिंक बूथ इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ये लेकर के आए कि यहाँ आप निकलिए, आप सड़क पे अपने घर के किनारे जहां भी पिंक बूथ है वहां जाइए और देखिए क्या फैसिलिटी, ज्यादातर तो आपको ताला ही मिलेगा। तो और ये इन्होंने एक और चीज निकाला कि हम सड़क पे कैमरे लगाएंगे जिसमें कि फेशियल एक्सप्रेशन देख करके समझ में आ जाएगा कि महिला परेशान है, तो जो है हम लोग मदद देंगे। तो देखिए, सर्विलेंस एक चीज होती है और एम्पावरमेंट दूसरी चीज होती है। तो सर्विलेंस बढ़ रहा है, सर्विलेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, जो हमारे नागरिक हक हैं वो और श्रिंक कर रहे हैं। हमारे मतलब घरों के अंदर, दरवाजों के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, सब जगह कैमरा है हमारी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे, बट लेकिन ये नागरिकों के हुकूक के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इसमें ये एक आप देखिएगा, एक फाइन लाइन है, महिलाओं के नाम पे जो है ये सारा काम किया जा रहा है, लेकिन नागरिक हक छीने जा रहे हैं। दूसरे के बेनिफिशियरी जो हमारे नागरिक हैं उनको अब बेनिफिशियरी की तरह से देखा जा रहा है। ये पूरा जो अभी 2000 अभी जो इलेक्शन हमारा कंक्लूड हुआ है 2022 वाला, उसमें तो पूरा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नागरिक जो है वो अपने हक की बात नहीं कर रहा है, मोदी जी के नमक की बात कर रहा है, और हमारे जो राइट्स हैं वो किस तरह से हम अपने को जो है वो समझ रहे हैं कि हमें ये सब मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ये नहीं कोई कैलकुलेट करके देख रहा है कि टैक्स पेयर मनी से, हमारे पैसे से हम लोगों को, हमेशा हर सरकारों में इस तरह की स्कीम्स चली हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि सरकारी जो चुने हुए वो है, उनका चेहरा जो है राशन के थैले के ऊपर है, ये कभी नहीं हुआ था। तो जैसे कि घरों से उनके निजी पैसों से आ रहा है, इस तरह का एक नैरेटिव चला है जिसमें कि हमारे जो नागरिक हैं वो नागरिक ना रह के बेनिफिशियरी बना दिए गए। ये तो मोटा मोटा एक चीज हमको कहना है। फिर जो अभी कल से जो गठबंधन की जो वो बात है, उस पे आते हैं उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आता हूँ कि अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो साहिरा मैम ने कहा उसमें ये आता है कि भाई आप जो है जब धर्म की बात करते हैं और जिस तरह की आपने व्यवस्थाएं की, जिस तरह से आपने चलाया, सर्विलांस की बात की, और मुझे याद आ रहा है कि ये आदित्य योगीनाथ जी ने जो है मजनू का कुछ ये भी बनाया था, लड़कियां छेड़े उसको, रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड। हाँ, कि लड़कियां आसानी से, महिलाएं सड़क पे आराम से चल सके। लेकिन देखिए वहां पे अब मैं देख रहा था, हो सकता है डेटा थोड़ा आगे पीछे हो, कि डेटा में आगे पीछे रहता है कि 6 करोड़ के करीब जो है महिला मतदाता है उत्तर प्रदेश में। 14 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में मतदाता है उत्तर प्रदेश में, और 6 करोड़ महिलाएं हैं, 6 करोड़ के आसपास। तो आधी आबादी के लगभग, जो आधी आबादी हम कहते हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए कितने अवसर हैं? पिछले जो है इतने साल से हम देख रहे हैं सरकारों को, और 9 साल हमने मोदी जी का भी देखा, तो महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने अवसर हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। और जब धर्म की बात करते हैं तो फिर तो आ जाता है कि महिलाएं जो है संतति के लिए हैं, महिलाएं जो है घर संभालने के लिए, इस तरह के बयान आने लगते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं महिलाओं को, और जो है आम नागरिकों के लिए कितनी सुविधाएं हैं, और जो है कैसे उसको देखा जाए? देखिए, ये बड़ा विशद प्रश्न है, लेकिन कुछ इसके भी बुनियादी आधार। जब आप रेडिकल फोर्स होते हैं तो आपके अपने बिलीफ्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और सबको मालूम है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस से गवर्न होती है, वहाँ से निकली हुई है। और दूसरी तरफ ये भी है कि भाई उस आइडियोलॉजी में आप भले ही ये कहें कि यत्र नारीत्र पूजन्ते रमन्ते सर्वत्र देवता, लेकिन जब आप अपने विचार बताने शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे एक टिपिकल फ्रेमवर्क खड़ा करते हैं जो बहुत पैट्रियार्कल होता है। तो वो शासन में भी दिखाई देता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए अगर आप
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा देख ले तो वही बताएगा। अभी उसका जिक्र हो रहा था कि हर 6 घंटे पे एक रेप होता है। बहुत सारे महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। और उसके बाद जो इनके फ्लैग होल्डर्स हैं वो जिस तरह के बयान देते हैं वो सोच बता देता है। तो वो जब सोच बता देता है तो फिर ये बातें क्या कहनी। हालांकि जैसे ही इनको अपने एजेंडे पे आना होता है वो जैसे 3 तलाक, बड़ी फिक्र थी। यूसीसी की पूरी पैरवी इसी लाइन पे हो रही है कि महिलाओं के अधिकार होंगे, लेकिन वहां पर भी ये फिक्र ये इस्टेब्लिश किया था कि मुस्लिम महिलाएं बहुत परेशान हैं, इसलिए यूसीसी के फेवर में वो हैं। प्रोपेगेंडा ये भी है। तो एक तरफ आप इस तरह की फिक्र करते हैं और दूसरी तरफ जब ग्राउंड पे हम देखते हैं तो कहानी कुछ का मुखिया, वैचारिक मुखिया निर्धारित कर दे कि औरत की जिम्मेदारी क्या है, तो उसके बाद औरतों के हक और हकूक की बात क्या करेंगे? फिर तो वो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक तो सवाल जेंडर वाले इशू पे है। लेकिन हम वापस जब पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं तो सिर्फ एंटी रोमियो स्क्वाड की बात नहीं है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो उन्होंने जितने नारे लगाए उनमें से क्या कोई पूरा हो पाया? क्या केंद्र सरकार ने जो अभी नीति आयोग की कल की रिपोर्ट आई है, कल जिस पे चर्चा हो रही थी, रिपोर्ट तो पहले आई थी कि साहब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, उससे ऊपर निकल आए। अब 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं और हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं क्योंकि वो गरीब है। तो ये क्या है? मतलब या तो वो सच है या तो ये सच है, क्योंकि सरकार के खजाने से पैसा भी जा रहा है और सरकार का नीति आयोग ये कह भी रहा है कि गरीबी खत्म हो रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, तो ये राशन क्यों दिए जा रहे हैं? बात ये है कि जो सबसे पहले भदौरिया सर ने जो बात कही थी कि एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। अब कल जो इवेंट में सिर्फ 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। एक पॉइंट आपने सवाल किया था, दूसरा मैं बता रहा हूं कि कल जब इंडिया जो बन गया, गठन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेट का प्रेशर तो बीजेपी पे था और इसीलिए उसी डेट पर एनडीए की बैठक हुई। वक्त का हेर फेर रहा, सुबह और शाम का फर्क रहा, लेकिन रही तो ये डेट तो बाद में डिक्लेयर हुई। फिर ओम प्रकाश राजभर जैसा जो कंट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स में इसको कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ को जितना हम लोग समझ पाए हैं या समझते रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को पचा पाना योगी के लिए कितना मुश्किल काम है। और तब जबकि अब्बास अंसारी भी उस पार्टी के विधायक हैं और वो चले आए। भाई अभी टेक्निकली तो राजभर जी के साथ साथ अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा है और वही ओम प्रकाश राजभर जो आज से कुछ वक्त पहले विधानसभा चुनाव में ये कह रहे थे कि मोदी शाह को अगर मैं गुजरात वापस न भेज पाया तो अपने असल माँ बाप की औलाद नहीं। और वही ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने जब योगी की पहली सरकार से इस्तीफा दिया था उसके पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ को क्या क्या कहा था और क्यों इस्तीफा दिया था सबको मालूम। तो ऐसे में योगी क्या उनको बर्दाश्त करेंगे? और अगर योगी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो एनडीए की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बैठक के एक दिन पहले राजभर को अमित शाह के साथ बैठना पड़ा? तो ये बता रहा है कि एनडीए या भाजपा कितने दबाव में है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कितने दबाव में। पुराने डेटास की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर ये बात है कि उत्तर प्रदेश में आज जो मायावती ने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की, उन्होंने एक बाइट रिलीज कराई एक न्यूज एजेंसी के जरिए जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं और कांग्रेस को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन इसके पहले बड़ी खबरें ऐसी चल रही थी कि कांग्रेस के भीतर का एक धड़ा है जो वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा तालमेल ना रखते हुए बीएसपी उसके लिए प्रायोरिटी है। ये भी खबरें बहुत चल रही थी। तो खबरें क्या चलती हैं? खबरें आज जब एनडीए की कल की बैठक हो गई और कांग्रेस ने ये कह दिया कि
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि मैं कांग्रेस का इंटरेस्ट बहुत नहीं है इसको लीड करने या प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि देश की लड़ाई है और देश को, तो आज की खबरें आप देखिए क्या है। उत्कर्ष भाई मैं इस पे आता हूँ, मैं उत्कर्ष भाई आप राजनीतिक सवाल मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो नीतीश कुमार नाराज है, आरजेडी नाराज है, ये सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि प्रेशर है बीजेपी के ऊपर। यूपी की पिक्चर बहुत साफ बन रही है, और ऐसे में हम अगर चाहे डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें, चाहे जेंडर इक्विटी की बात करें, ये सरकार रिपीट भले कर गई, लेकिन ग्राउंड पे इसके वोट में रिपीट करने की वजह कुछ और जरूर रही होगी, ये तो कतई नहीं थी। जी, मैं सुनील जी आपके पास आता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो है जो खास करके योगी आदित्यनाथ जी हैं वो क्विक फैसला करते हैं और बुलडोजर लेके अपराधियों के घर पहुंच जाते हैं, अपराधी के घर तोड़ दिए जाते हैं। तो ये तो जनता के लिए बड़ी अच्छी बात है, अपराधियों को आप जो है बुलडोजर से ढहा देते हैं। लेकिन जो महिलाओं के सवाल हैं या जो कानून का राज का सवाल है, वो दोनों सवाल पे ये बुलडोजर जो है बड़ी गड़बड़ी क्रिएट करता है। संविधान के सवाल पर भी क्रिएट करता है गड़बड़ी, क्योंकि संविधान ने व्यवस्था कर रखा कि न्याय करने का अधिकार जो है वो न्यायालय के पास है, न्यायपालिका के पास है। तो बुलडोजर लेकर के समझिए एक लड़के ने, किसी ने बदमाशी की और उसका घर ढहा देते हैं, तो उस घर में तो और भी लोग रहते हैं, खाली वो लड़का नहीं रहता है, वो आदमी नहीं रहता है, उसकी पत्नी भी होगी, माँ भी होगी, बेटी भी होगी, और भी लोग होंगे। तो ये अधिकार जो आप ले लेते हैं कानून का राज स्थापित करने के नाम पे, और पब्लिक खुश हो जाते हैं कि वाह 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 कितना बढ़िया, तुरंत फैसला हो जाता है। अदालत में तो बहुत लंबा समय लग जाता है, यहाँ तुरंत फैसला कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई वो फैसला जो है बड़ा जनता पे असर करता है, नागरिकों पे बड़ा अच्छा प्रभाव है उसका, और जो क्विक फैसला से महिलाएं बड़ी सुरक्षित है, महिलाओं के जीवन में भी जो बदलाव आ गया, क्योंकि महिलाएं अपने, ठीक है वो घर से घर में भी रहें, मान लिया वो कहते हैं कि महिलाओं का स्थान जो है वो घर घर संभालना है, लेकिन उनके बच्चे, उनके पति वो तो बाहर जाते हैं, उनकी सुरक्षा कितनी जो है रह पाती है इस तरह के व्यवस्था में, इस तरह के सरकार में, वो उस पर जरा प्रकाश डालें। धन्यवाद धनंजय जी। हम लोग 7 लोग आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कोई एक आदमी ये कह दे कि अपने घर में वो ताला बंद करके ले 5 दिन के लिए घर छोड़ के चला जाएगा, इस राज्य में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, सब सुरक्षित है, इन 7 में से कोई इस विश्वास का व्यक्ति हो, मैं मान लेता हूं। आप कहते हैं कि बुलडोजर से त्वरित आपने न्याय कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए। किसी का घर गिराते समय आपने कहा क्या कि अपराधी है इसलिए मैं इसे घर गिराया हूं। आप कहते क्या है कि ये साहब इंक्रोचमेंट है, यह नक्शे से पास नहीं है। आपने कहा कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। किसके बारे में, कि कौन सा मकान गिराते समय आपने कहा कि ये अपराधी हैं, इन्होंने हत्या किया है, इस अपराध में शामिल थे इसलिए मैंने इनका घर गिरा दिया। सबके घर गिराने के अलग अलग कारण बताए गए। तो क्या अगर कोई अलग कारण बता करके आप दूसरा उद्देश्य हासिल कर सकते हैं क्या? कि बात आप करें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की और मकान गिरा हुआ इस बिना पर कि बिना नक्शे के पास है वो, तो वह विकास प्राधिकरण के ऊपर तो टिप्पणी हो सकती है, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के ऊपर तो टिप्पणी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, आप बुलडोजर चला दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आपके हाथ में बुलडोजर चलाते रहिए। आपने हासिल क्या किया उससे? क्या इस देश, इस राज्य में लोगों के अंदर सुरक्षा के भाव बहुत अच्छे हो गए, अपराधियों में डर पैदा हो गया, आपराधिक जो कार्रवाइयां थी वो बहुत त्वरित गति से चलने लगी। आपके साथ कोई आपराधिक घटना हो जाए और आप में इतना विश्वास पैदा हो जाए कि मैं तुरंत जाऊंगा थाने में, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर आपने किसी मामले में एफआईआर दर्ज किया है तो वो समयबद्ध तरीके से उसकी जांच हो जा रही है, समयबद्ध तरीके से उसमें आप चार्जशीट दाखिल कर दे रहे हैं, समयबद्ध तरीके से आप उसकी सुनवाई करा दे रहे हैं। कौन सा काम आपने कर दिया जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाता? दूसरी चीज, आप प्रगति की बात कर लीजिए। इसी राज्य में जो आर्थिक विकास दर रहा है 7 और 8% रहा है। आप जब सत्ता में आए हैं तो क्या है आप भी बता दीजिए। आपका कृषि विकास दर क्या है ये बता दीजिए। आपका औद्योगिक विकास दर क्या है ये भी बता दीजिए। क्या हासिल कर लिया आपने? अगर आप बात करेंगे, आप डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि समाजवादियों की सरकार सबसे बेहतर रही है।
मुलायम इस राज्य में अगर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो मैं इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव को देता हूं। अगर लोहिया संस्थान है तो मुलायम सिंह के देना। एक इटावा में आप कह सकते हैं कि अपने इलाके में डेवलप किया, एक एम्स खुला या क्या खुला उनके इलाके में, इटावा में ही सफाई में, उस सफाई में न उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्यों के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। जिला अस्पतालों की स्थिति को उन्होंने बेहतर किया। ये अखिलेश यादव जब आए तो ये जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, जिसको नाम बदल के उन्होंने एक और नाम कर दिया, बड़े पैमाने पर मेडिकल के डॉक्टरों की भर्तियां हों, दवाएं सस्ती हों और सर्वसुलभ हों, इसकी कोशिश की गई। अखिलेश के बाप कह सकते हैं, अखिलेश के आने से एक जो परंपरागत विकास, मैंने सड़क बिजली पानी से आगे बढ़कर के किसी ने सोचना शुरू किया कि एक्सप्रेस वे भी होना चाहिए, मेट्रो भी होनी चाहिए, पढ़े लिखे लड़कों के हाथ में लैपटॉप भी होना चाहिए, बाहर के जो औद्योगिक घराने के लोग हैं वो आकर के कम से कम निवेश भी यहाँ करें। जो निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादक करता उत्तर प्रदेश में आए, ये समाजवादी पार्टी की एक पहल थी। और कई रोजा वगैरह में कई जगह प्राइवेट ऑपरेटर्स आकर के उन्होंने बिजली का उत्पादन शुरू किया। क्या हुआ, कैसे, सब पे आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन एक कोशिश की गई। इसमें कोई तो राय नहीं है कि मायावती जी के जमाने में कानून, जिसको डर कहते हैं, वो था लोगों के अंदर, लेकिन वो डर केवल इसलिए, मुझको यह डर नहीं था कि मैं आनंद वर्धन से झगड़ा कर लूंगा तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा। यह डर था कि किसी SC के साथ झगड़ा मत कीजिए। और SC के पास इतनी ताकत थी कि अगर उसके ऊपर पेशाब करना तो छोड़ दीजिए, सोच नहीं सकते थे आप। और अगर आपने दुर्भाग्य से कर भी दिया तो आपको दौड़ा लेगा, वो चुपचाप पेशाब होता हुआ देखेगा नहीं। इतना सशक्तिकरण किया था मायावती जी, उनको इतनी ताकत दी थी कि वो प्रतिकार करेगा, वो बोलेगा, उसके ऊपर हो रहे, अगर कोई हमले हो रहे हैं तो उसके खिलाफ वो खड़ा होगा, उसका समूह खड़ा होगा। यह मायावती जी ने इसके राज्य में ये कम से कम स्थितियां बनी। आपने क्या, इस जो नई सरकार आई 2017 में, इसने एक नए समाज के निर्माण के नाम पर आप आए। आपने आरोप लगाया कि साहब ये पूरा लूट मची हुई है, परिवारवाद है और एक जाति विशेष का कोई केवल प्रोत्साहन है, बहुत भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इन तमाम, एक परसेप्शन था, लोगों ने इसको माना भी, और ये लग रहा था कि तमाम तरह की अराजकता मची हुई थी, तमाम तरह के अपराधी थे जो उनका बोलबाला था। कोई ऐसी बड़ी गाड़ी, दैत्याकार गाड़ियां नहीं दिखती थी जिसके खिड़की से बड़ी बंदूक की नाल न दिखाई पड़ती हो। ये स्थितियां बनी, लेकिन आते आते आपने इस पर नियंत्रण कैसे कर लिया? क्या जिन जिलों में बड़े बड़े माफियाओं का या बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों का दबदबा है, उस दबदबे को आपने कम कर लिया क्या? किसी जिन जिलों की बात कर लीजिए, अपराधियों, कौन बड़ा अपराधी है? अगर अतीक और मुख्तार को आप छोड़ दीजिए तो जो घोषित अपराधी हैं, जिनके आम शोहरत है, मैंने कहा तो उनको सजा नहीं हुई है न्यायालय से है या नहीं, जिनकी आम शोहरत है और जिनको ये सरकार और तमाम एजेंसी मानती हैं कि ये बाहुबली लोग हैं, उनके इलाकों में क्या कर लिया आपने? जो चाहता है चुनाव जीतता है, जो चाहता है चुनाव हारता है, और जिसको चाहता है हरा लेता है। किसको रोक लिया आपने? दूसरी चीज, जो विकास की चीज, जो डेवलपमेंट की चीज, मैंने जो रोजगार के तरीके हैं, कितने शिक्षकों की भर्ती कर ली? 3 के तीनों शिक्षा सेवा आयोग जो है वह डिफंक्ट पड़े हुए हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग। आपने कहा कि साहब इनको मिलाकर हम एक कर देंगे, अलग अलग तो कुछ काम नहीं कर पाते, अब तक आज तक उसका गठन भी नहीं हुआ। जिनका सालों साल पहले आपने विज्ञापन किया था, उनकी भर्ती नहीं हुई। जिनकी भर्ती हो गई उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। कोई ऐसा आप बता दीजिए जिसमें जो इन भर्ती हो रही हो और जिसका पेपर लीक के नाम पे जांच न चल रही हो। बड़े आप पुराने भर्तियों की, माने पुराने विज्ञापनों पे भी भर्ती कितनी आपने कर ली? नए विज्ञापन तो छोड़ दीजिए, नए विज्ञापन आपने कितने जारी किए आप ये बता दीजिए। किसानों को बेहतर स्थिति मिल जाए, कम से कम मंडी समितियों बनाने का काम अखिलेश यादव ने लगभग हर जिले में किया। नवीन मंडी समितियां बनी और एक नया प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया कि आप किसान वहां जाकर के अपने उपज को बेचें। उन मंडियों का क्या हाल कर दिया आपने? आप उन मंडियों के बजाय आपने प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और जो 3 किसान कानून लेकर के आप आए, उसके उद्देश्य आप देख लीजिए। आप पूरी की पूरी जो बात हम लोग कर रहे हैं कि जो धार्मिक आयोजन है, आप कहते हैं कि मैं औद्योगिक विकास करूंगा, आप ये कहते हैं कि आप जो इसलिए हाईवे की जरूरत है कि लोगों की पहुंच, लोगों के यातायात सुगम हो और जल्दी से जल्दी जगह पहुंचा जा सके। और करते हैं क्या है आप कि पूरे 1 महीने सड़क का एक तरफा बंद कर दिया आपने, एक हिस्सा बंद रहेगा।
उस पर केवल कांवड़िया चलेंगे। और कांवड़िया कैसे चल रहे हैं आप देख लीजिए। आप पूरी मेरठ से लेकर हरिद्वार तक की स्थिति क्या पूछ लीजिए। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में जो इसेंशियल आवश्यक चीजें हैं उनकी आपूर्ति का हालचाल पूछ लीजिए आप क्या है। आप अन्य लोगों की सुविधाओं को अनदेखा करके अपने धार्मिक उद्देश्यों की थोड़ी पूर्ति करते हैं। मैं कहता हूं कि कोई कांवड़िया जा रहे हैं तो हमको सुरक्षा आपको देनी चाहिए, लेकिन जो अन्य नागरिक है जो उस कांवर में शामिल नहीं है उसका भी तो कोई अधिकार है। मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं सुनील जी आपके पास आता हूँ। मैं आनंद वर्धन जी के पास वापस आ रहा हूँ क्योंकि उनको जाना है, बहुत कम समय के लिए हमने उनको बुलाया था कि आइए, उनको कहीं इमरजेंसी मीटिंग में जाना है। तो आनंद भाई साहब ये बतलाइए, फिर मैं आऊँगा भवेश जी के पास और नागेंद्र भाई साहब के पास। आनंद भाई साहब ये बतलाइए कि जो जैसा कि कहा अभी सुनील जी ने कि जब मायावती की सरकार होती तो दलितों पे पेशाब करने की बात तो बहुत दूर की बात है, दलितों के खिलाफ सोचने की भी बात नहीं थी। लेकिन इस पूरे जो है 2014 के चुनाव में मायावती तो जीरो पे थी, उस समय तो अलग हवा थी मोदी जी की और दिल्ली में सरकार बदलनी थी। और लेकिन जब 2019 की बात आई तो मायावती जी को 10 सीटें मिली। मतलब लोगों ने समझा कि मायावती जी को लाना चाहिए और मायावती जी के वोट इंटैक्ट हुए, समाजवादी पार्टी साथ थी और जो सारा हुआ। लेकिन अभी मायावती जी एकदम सुस्तावस्था में है, सुसुप्तावस्था जिसको कहते हैं कि वो जिससे लगता है कि सो गई। तो वैसे में जो उनके एक तो ये समझाइए कि ये स्थिति में क्यों इस मायावती जी हैं, और दूसरी ये बतलाइए कम शब्दों में कि अब उनके जो वोटर हैं वो क्या अब भी जाएंगे उनके साथ, जो दलितों के साथ व्यवहार करते हैं, जो महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं, जो कानून का मतलब समझते हैं, बुलडोजर। क्या लगता है आपको? जी, मैं पहले माफी मांग लूं भावेश जी से और नागेंद्र जी से। मैं मुझे कहीं पहले से प्री डिसाइडेड था तो इसलिए माफी मांग ले रहा हूं। तो मैंने आग्रह किया था धनंजय जी को छोड़ने का। मैं जल्दी दो तीन जो आप कह रहे हैं, देखिए वो सुसुप्ता में है और अखिलेश जी भी पूरी नींद से जगे नहीं है, वो भी सोने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, जग नहीं रहे हैं। उनको पब्लिक जगा रही है या उनको लग रहा है कि मुसलमान मेरे पास से भाग जाएगा तो इसलिए वो जगने का, लेकिन जगा नहीं पा रहे हैं अभी भी ठीक से। वो थोड़ा जगते हैं फिर सो जाते हैं, वो नहीं। और कारण सबको पता है, कारण ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और कई तरह की और जो सरकारी एजेंसी, कारण ये है, ये सबको पता है। मैं दो तीन चीजें इसलिए जोड़ दूं क्योंकि उस तरह से भी दर्शकों को एक बार समझना चाहिए। आपने जेंडर की जब बात की थी, मेरी याद में पिछले 10, 20, 25 साल में मायावती से भी ज्यादा अखिलेश यादव की सरकार ने 1090 का एक महिला हेल्पलाइन चला के एक नया काम तो शुरू किया था। अब वो और इंप्लीमेंट भी हुआ था। देखिए वो कितना इफेक्टिव हुआ था, कोई कह सकता है वो 20% इफेक्टिव था, कोई कह सकता है 80%, लेकिन एक सिस्टम को अपनी जगह लाए थे। अब उसके बाद ये था कि उस सिस्टम को कितना अच्छा कर सके। दूसरा जो सुनील जी ने बात की, मेरी याद में ऑर्गेनाइज एम्बुलेंस सेवा अखिलेश के राज में शुरू हुई थी समाजवादी पार्टी में, जब एक आम आदमी को भी फोन करने से एम्बुलेंस आ जाती थी, वो सिस्टम शुरू हुआ था। अब वो समाजवादी सेवा उसका नाम रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अभी क्या हुआ है कि आपने, देखिए आम आदमी की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा मैंने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मेडिकल कॉलेज नहीं खोले हैं आपने, इस प्रदेश के लोगों के साथ बेईमानी की है। आपने सारे जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में चेंज कर दिया। जो फ्री में आपको पैसा वो मिलती थी चिकित्सा, अब आपको वहां पैसा देना पड़ेगा। तो आपने एक भ्रम करके, आंकड़ेबाजी करके सुविधाओं को और घटा दिया है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो रोमियो स्क्वाड की बात हुई, अमित शाह ने प्लेटफॉर्म से खड़े होकर कहा है अभी 1 साल पहले कि उत्तर प्रदेश में रात में 12 बजे लड़कियां जेवर पहन के ऐसे ही घूमती हैं। मेरी बीबी की उम्र 60 साल से ज्यादा, मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा, मेरी औकात नहीं। और मैं अपने को थोड़ा टेढ़ा आदमी मानता हूं कि हाथ पीठ से अभी भी पिटाई कर लूंगा किसी की। मेरी औकात नहीं कि मैं 9 बजे के बाद अपनी बीबी के साथ रिक्शे में बैठ के कहीं निकल आऊं। इसमें से किसी को हो तो भाई उनको मैं हाथ जोड़ लूंगा। लखनऊ में मैं बात कर रहा हूं, और वो कह रहे थे कि वो मालूम नहीं किनको, अब अमित शाह को दिखाई। अच्छा, वो चूंकि अमित शाह कह रहे थे, बीजेपी में किसकी औकात है ये कहने की, नहीं ऐसा नहीं होता। वो कह रहे थे कि नहीं जेवर, वो कह रहे थे नहीं जेवर नहीं साहब, वो तो कैश भी लेके लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, दिखाते हुए चल रहे हैं, दुबई हो गया है। मेरा कहना यह है कि ये जो बीजेपी में ना कहने की, जो बीजेपी ने संवादहीनता शुरू कर दी है, वो खतरनाक है देश के लिए, वो खराब है देश के लिए।
मैं एक बात और कह के इसलिए खत्म करूंगा क्योंकि वो भी सबको समझना चाहिए। आपने, ये मेरे लिए टेस्ट केस था बीजेपी का। ये माना जा रहा था कि उनकी वॉशिंग मशीन अभी तक की जितनी वॉशिंग मशीन पूरी दुनिया में हुई है उसमें सबसे बेहतर है, सब उसमें साफ हो जाता है। मैं ये देख रहा था कि ये एक मुसलमान अब की आया है अब्बास अंसारी, वो साफ हो पाएगा कि नहीं, नहीं साफ हो पाएगा। आज आ गया स्टेटमेंट कि उनको निकालने की तैयारी हो रही है, और जो ओम प्रकाश राजभर के लड़के अनिल राजभर जी, वो कह रहे हैं उनको खुद ही समझ लेना चाहिए कि अब क्या करना है। इनका ये स्टेटमेंट है कि अब्बास अंसारी को तो जो डेवलपमेंट हुए हैं अपने आप ही समझ लेना चाहिए, और इस तरह के अपना वहां वॉशिंग मशीन फेल हुई है। तो ये जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है ये मुसलमानों को नहीं साफ कर पाएगी, झूठ बोलेगी दूर से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम लोगों के यहां ये इन्वेस्टर समिट और ये सारे लोग विदेश घूमने गए थे। मैं क्रिटिक हूं, मैं अखिलेश यादव जी के सुप्तावस्था का मैं हर एक चैनल पे जितना मैं कहता हूं, उनके लोग मुझे मालूम नहीं गाली रोज मुझे पड़ती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुलायम सिंह के जमाने में एक ईमानदारी की पहल हुई थी जब यूपी डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी। लोगों का पैसा खर्च नहीं हो रहा था, कितना आया कितना नहीं आया वो एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर समिट आप कर रहे हैं। मैं दो चीजें सिर्फ आपको बता दूं हाल के दिनों में, एक अभी का और एक अटल जी का। ये लोग कितने सीरियस हैं उद्योग के प्रति। टीसीएस यहां से भाग रही थी, आपने टीसीएस को बुला के जबरदस्ती, टीसीएस जो सबसे बड़ा, कम से कम लखनऊ का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली जगह थी। दूसरा, मैं फिर इन सारे लोगों को याद दिलाऊं जो दर्शक देख रहे हैं, लखनऊ में हुआ करता है टेल्को, टाटा मोटर्स, नारायण दत्त तिवारी जी के प्रयास से वो यहां आया था। आप क्या सोच सकते हैं कि जहां से प्रधानमंत्री एमपी हो और डबल इंजन सरकार हो, उस टेल्को में मारपीट करके वो टेल्को लॉकडाउन में था 1 साल तक, कोई प्रयास नहीं हुआ था उसको खुलवाने का, और ये प्रधानमंत्री का वो था। ये इनकी जो उद्योग है, अटल जी को तो माना जाता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए अटल जी बहुत अच्छे इसलिए थे कि अटल जी के ऊपर एनडीए की नकेल थी। अगर एनडीए की नकेल नहीं होती तो अटल जी क्या होते, मोदी जी से अटल जी होते ही नहीं, वो तो फिर अडवाणी जी होते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंतिम बात कह दूं, एक आदमी लेकिन इन सारे ऑल सीजन, जैसे ऑल ये जो लॉन्ड्री थी हमारे यहाँ के एक, और मैं नाम ले रहा हूं, हो सकता है उसमें उनको बुरा लगे, एक अधिकारी है नवनीत सहगल साहब। कम वोट में, जाड़ा गर्मी बरसात धूप छांव रात दिन सुबह शाम, हर चीफ मिनिस्टर के फेवरेट, नाक के बाल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब उनसे अच्छा कोई है नहीं। तो उनकी तारीफ मैंने कर दी। प्रक्रिया वही है, हम सब लोगों को नागरिक से प्रजा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब ये प्रक्रिया कितनी तेज हो जाएगी 2024 में, ये हम लोग 2024 के बाद प्रजा बन ही जाएंगे, उस रास्ते पे तो चल ही रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए। हम आते हैं भवेश जी के पास। आप रुके हैं तो रुकिए या तो निकलिए। हाँ ठीक है, भवेश जी के पास आते हैं। भवेश जी, जो बात आई उसमें लगातार आनंद भाई ने 2 बार कहा, एम्बुलेंस की बात कही, सुनील भाई ने भी कहा। तो ये बताइए कि स्वास्थ्य की स्थिति, अस्पताल खुद कह रहे हैं कि हमने कई सारे एम्स खोल दिए हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी स्थिति है हेल्थ की, बाहर के लोगों को तो यही लगता है कि बहुत बढ़िया स्थिति है उत्तर प्रदेश में हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर। तो ये कोरोना में इतने सारे लोग कैसे मर गए कि उनको दफनाने के लिए या जलाने के लिए जगह नहीं मिली, और गंगा के घाटों पे गाड़ दिया गया, या पता नहीं कहां से बह के आ गए। जब पानी उतरा तो इतनी लाशें दिखी और इतना हंगामा मचा कि अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फलाना नहीं। हालांकि ये साबित नहीं हुआ, लोकसभा में यही गया कि कहीं कोई आदमी जो है इसलिए नहीं मरा कि उसका इलाज नहीं हो पाया, ऑक्सीजन नहीं मिली। आप क्या स्थिति देखते हैं हेल्थ को लेकर? देखिए, लोगों के पास सच जानने का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था, अखबार है, मीडिया है, लोगों को बताया करता था कि कहाँ सरकार। थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ी बढ़ेगी। अब आवाज बढ़ रही है क्या? हाँ ठीक है ना। तो लोगों के पास एक समाज को समझने का या लोगों की दिक्कतों को समझने का एक जरिया होता था अखबार, मीडिया। और उस मीडिया ने जो व्यवस्था है, जमीन पर जो हालात हैं, उस पर बोलना कम कर दिया है, बल्कि सरकार का चारण शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ नई व्यवस्था में ऐसा हुआ है कि सच का पता नहीं चल पा रहा है लोगों को। और इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता है लोकतंत्र के सामने कि लोग किस सच को समझकर आगे बढ़ें,
किसको सच समझें? वो सच जो रोज रोज टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी अधिकतर जगह दिखाई दे रहा है, क्या उसको सच माने, या जमीन पर जाके खुद सर्वे करें, खुद लोगों से बात करें, खुद समझें कि उनकी दिक्कतें क्या हैं? मैं इत्तेफाक से 2010 में उत्तर प्रदेश आकर, लखनऊ में आकर यहाँ पत्रकारिता कर रहा था और यहाँ करीब से उत्तर प्रदेश की सरकारों के कामकाज को समझने का मौका मिला। जब मैं 2010 में आया, मायावती के शासनकाल का आखिरी वक्त था, 12 में चुनाव होने थे और 10 के कुछ समय बाद ही यहाँ पे अभी आनंदवर्धन जी कह रहे थे कि मायावती बहुत ही सख्त नेता मानी जाती थी और अपने लोगों को गिरफ्तार करवा देती थी। ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि मायावती के शासनकाल में जो पहली बार बहुत लंबे समय बाद किसी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत की सरकार दी और पूरी ताकत के साथ किसी को सत्ता में भेजा, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत ये हुआ कि उसके कई मंत्री जेल में थे, कई मंत्रियों के पीछे सीबीआई पड़ी थी और वो जेल से भागने के लिए क्या क्या कर रहे थे, ये हालत थी। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आती है। अखिलेश यादव इस वादे के साथ आते हैं कि इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर कर देंगे। वो सत्ता में आते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। वो जो जनरेशन गैप था, मुलायम सिंह यादव की टीम और अखिलेश यादव की टीम, अखिलेश यादव ने साइकिल चला के सरकार बनाई, अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका थी, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बना दिए गए तो वही सब कुछ फैसला लेंगे कि उनके चाचा लोग लेंगे कि खुद मुलायम सिंह यादव लेंगे? अफसर मुलायम सिंह यादव के दरबार में, कुछ अफसर अखिलेश यादव के दरबार में, तो साल 2 साल 3 साल तो काम ही नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ आखिरी दिनों में अखिलेश ने काम किए, कुछ ऐसे लैंडमार्क काम किए जिसकी चर्चा वो आज भी करते हैं। तो उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ, भाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के बहाने जो है उत्तर प्रदेश में एकदम से भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू हुआ 17 में अभियान और सारे हवा में उड़ गए और सारे लोगों को वोट इसलिए मिल गया कि भाई उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनानी है। डबल इंजन का चेहरा कैसा होगा, वो इंजन किस मॉडल का होगा, ये लोगों को पता नहीं था। मॉडल तो बाद में आया गोरखपुर से, है ना। ये इंजन, ये गोरखपुर वाला इंजन इसमें लगेगा और वो जो गुजरात वाला इंजन है, ये दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, डबल इंजन की सरकार चलेगी। लेकिन उस सरकार में भी इतना प्रचार, इतना दुष्प्रचार, इतने तरह के प्रयोग कि आखिरकार क्या है, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है। और मुझे लगता है इन सारी राजनीति में जो सारा ये क्योस है, ये हमारे समाज में भी घुस गया है। आज अब अगर बात करेंगे लोगों से कि भाई अब नई सरकार चुनने का वक्त आ गया है, केंद्र में 2024 में आपको नई सरकार चुननी है, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, बिना समय गंवाए हुए पूछेंगे कि भाई मोदी जी के अलावा किसको लगता है कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो लोगों के दिमाग पर इस तरह से एक कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया गया है, एक बहुत बड़े तंत्र, बहुत बड़ा पैसा लगा है, बहुत सब कुछ संसाधन लगा है और बहुत संसाधन बहुत एक सबसे बड़ी पार्टी के पास पहुंच गया है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं वो तो है नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है विपक्ष के सामने, और जो लोग सचमुच चाहते हैं कि जैसे सरकार चलती है उसकी कुछ अच्छाई होती है, उसकी कुछ बुराई होती है। सरकार की अच्छाई के हिसाब से उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रही सरकार, इसके लिए आपको बधाई, लेकिन ये काम बुरा हो रहा है उसके लिए विरोध प्रतिरोध। तो अब तो वो जमाना नहीं रहा, सारी चीजें बदल चुकी है। आप जो अच्छा है उसका गुणगान कीजिए और जो बुरा है उसके बारे में आप चुप रहिए। अगर आप बोलेंगे तो आपका मकान गलत नक्शे से बना है, अगर आप बोलेंगे तो आप राष्ट्र द्रोही हो जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो आप सही दिशा में नहीं सोचते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अगर आप योगी आदित्यनाथ का भाषण सुन लीजिए तो लगभग हर भाषण में वो रिपीट करते हैं कि 17 के पहले उत्तर प्रदेश क्या था और 17 के बाद क्या हो गया। तो इसी भ्रम में पूरे प्रदेश की जनता है उत्तर प्रदेश में कि 17 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन ये बहुत कुछ बदला हुआ तब दिखाई देगा जब यहाँ कोई दूसरी सरकार आएगी और आकलन करेगी कि जमीन पर पिछले 6 साल 7 साल 8 साल में क्या हुआ, क्या बदलाव आया, सचमुच बदलाव आया या सिर्फ एक कहानी गढ़ी गई और घर घर में वो कहानी पहुंचा दी गई। घर घर में ये पहुंचा दिया गया कि भाई अब तो 75 के 75 जिलों में एम्स बन जाएंगे, अब तो स्वास्थ्य और सेहत की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, अब तो शिक्षा की कोई दिक्कत ही नहीं रही क्योंकि स्कूल चकाचक हो गए हैं।
लेकिन आप स्कूलों में जाइए और शिक्षकों से बात कीजिए, शिक्षक कितना असंतुष्ट हैं, क्या उनकी सुनी जा रही है? और क्या बुनियादी क्षेत्र के विकास से, क्या स्कूलों की बिल्डिंग बना देने से, स्कूलों का कैंपस रिपेयर कर देने से और क्लासरूम को पेंट कर देने से और कुछ किताबें ला के रख देने से शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाएगी, या बच्चों को हाफ पैंट और मोजा और बुक्स दे देने से शिक्षा सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि जमीन पर सच्चाई लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स में ये समझना और ये समझाना लोगों तक अपनी बात को रखना कि कैसे ये देश चलेगा। और धीरे धीरे हम किस चीज के आदी बना दिए गए हैं, धीरे धीरे किस तरह हम टूटे हुए समाज को ही स्वीकार करने लगे हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या इस तरह की सोच रखता है तो ये गलत सोच रखता है, ये इस तरह की सोच रखता है तो हाँ ये सही दिशा है और यही देश का निर्माण करेगा, यही भारत को विश्वगुरु बनाएगा। तो इस तरह के मतलब क्या कहें, धुंध में हम लोग रह रहे हैं, और इस धुंध में उत्तर प्रदेश का आकलन करना बहुत ही मुश्किल काम है। जमीन पर सतह पे बहुत तरह की चीजें चल रही है, हम ही लोग बैठे हुए हैं, 8-10 लोग बैठे हुए अभी बात कर रहे हैं, हम लोग कितने तरह के सवालों को हम कह रहे हैं कि वो सही है, वो गलत है। एक चीज किसी की गलत हो सकती है, लेकिन दूसरी चीज बहुत गलत हो सकती है। और इस वक्त जो समाज में एक विभेद बड़ा पैदा हो गया है, आपको याद होगा कि हम सब परीक्षा देते थे और एक विषय में फेल हो जाते थे तो अगले क्लास में नहीं प्रमोशन होता था ना। तो एक विषय में भी फेल होना इस सरकार के लिए, और वो विषय है समाज में जो गंदगी का बढ़ जाना, या तो ये सरकार इस समाज में बढ़ती हुई गंदगी का इलाज करे, लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसको खत्म करे, तो समझ में आता है कि ये सरकार सही दिशा में काम कर रही है। नहीं तो मैं बिल्डिंग बनाने, स्कूल बनाने और नई ट्रेनें चलाने को अगर विकास कहते हैं, और बाकी हम लोग लड़ते भिड़ते रहे समाज में एक दूसरे को, और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से गंदगी पसरी हुई है, जिस तरह से विचारों का क्षय हो रहा है, जिस तरह से जय जयकार हो रही है, एक तरफ जय जयकार है, एक तरफ दूसरे लोगों को हम राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। सच्चाई कहाँ है, ये सोचना, ये समझना, और इसको फिर से प्रतिस्थापित करना कि कोई एक ऐसी राजनीति है जो देश के लिए होती है, जो समाज में बदलाव के लिए होती है। भाई हमारे आपकी जिंदगी में जब बदलाव आ जाए, हम सुरक्षित महसूस करें, हमें ज़रूरत पड़ने पर अच्छी हमारी व्यवस्था हो जाए सेहत की, जो सरकार की आमदनी बढ़ रही है उससे संसाधन बढ़ जाए, यही हम चाहते हैं ना। लेकिन क्या यही सब हो रहा है? इसके अलावा क्या हो रहा है? मैं आता हूँ नागेंद्र भाई आपके पास। जो भवेश बता रहे हैं भ्रम की स्थिति है, और पत्रकारों के सामने भी भ्रम की स्थिति है, या जो मीडिया जिस तरह से भ्रम क्रिएट कर रहा है, या सरकारें जिस तरह से भ्रम क्रिएट कर रही है, और जनता के पास सच नहीं जा रहा है, या जनता खुद तो परेशान है लेकिन उसको लग रहा है कि वहां अच्छा हो रहा है, जो मृग मरीचिका वाला जो हाल है, या कल अच्छा हो जाएगा, आज हम सह लेते हैं, कल अच्छा हो जाएगा का जो भाव होता है, अच्छे दिन आएंगे, वो अभी भी टूट नहीं रहा है। या लग रहा है कि समाज में जो बंटवारा हुआ है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, मुसलमान ऐसा करते हैं, इसलिए देश की स्थिति खराब हो गई है, और ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया था, हिंदुस्तान में क्यों टिके हुए, इनको तो चले जाना चाहिए था वहाँ, और अगर ये चले जाते तो हमारे देश में सुख लौट आता, हमारे जीवन में सुख लौट आता। ये इस तरह का जो भाव अगर क्रिएट किया गया है, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? अगर सत्ता पक्ष इस मजबूती से इस बात को रख रहा है, तो लोगों ने विपक्ष को भी तो चुना है, विपक्ष को भी तो वोट दिया है, उत्तर प्रदेश ने भी दिया है और बाकी देश के हिस्सों में ने दिया है। तो विपक्ष इस अफवाह का या इस भ्रम को तोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, और अगर नहीं कामयाब हो पा रहा है तो उसकी वजह क्या है, और कैसे उम्मीद कर ले इस विपक्ष से कि 2024 के चुनाव में वो इस सरकार को जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भ्रम पैदा कर रहा है, तो भ्रम पैदा करने वाली सरकार को किस तरह से हटा पाएंगे? धनंजय जी, बातें तो बहुत अच्छी हो गई हैं, जो बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन जब समाज में भांग और अफीम का नशा बहुत तगड़ा हो जाता है ना, तो शिकार पे थोड़ा वक्त लगता है, और अभी कुछ वैसी ही स्थिति है। अभी उत्कर्ष जी भी कह रहे थे, भवेश ने भी कहा, सुनील जी भी से, मतलब सभी की बातों से एक चीज निकल के आती है, और उत्कर्ष ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये समझ में नहीं आया कि जिस समय पहली बार भाजपा की सत्ता इतनी मजबूती से आई, आखिर उसका कारण क्या था, और दोबारा आई तो उसका कारण क्या था, वो नहीं दिखा। लेकिन
बात वही है ना कि जमीन जब 14 में की जमीन जब वो तैयार कर रहे थे तो विकास की जमीन थी, वहां विकास दिखाई दे रहा था, लेकिन विकास का एक गुजरात मॉडल दिखाया गया था बहुत धमाके के साथ। और जब ये सब हुआ था तो हमें भी उम्मीद थी कि हाँ चलो इतनी मेजॉरिटी से आए हैं तो कुछ तो ये करेंगे ही, कुछ तो अपना पुराना सोच बदलेंगे, लेकिन नहीं हुआ वैसा। जब यूपी में ये सरकार बनी तो उसमें क्या कहते हैं कि करेला और नीम कढ़ा वाली स्थिति आ गई कि जब उसमें एक और फैक्टर जुड़ गया और योगी का नया फैक्टर आया तो उस धमक और ज्यादा बढ़ी। हम जब पिछले 8-10 सालों को 15 सालों को पिछले 3-4 शासक को कंपेयर करते हैं तो मुझे बार बार ये एक सवाल अभी जो कई लोगों की बातों से निकल के आया अभी कि अभी आपने एक सवाल किया था भवेश से शायद कि स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे क्या काम हुआ। तो सवाल ये है कि बेसिक पे तो काम कभी हुआ ही नहीं बहुत लंबे समय से, अगर ना हुआ होता तो यहाँ तक पहुंचते नहीं, ऐसा मैं नहीं खारिज कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई काम नहीं हुआ। सबने बड़े बड़े दिखावटी काम किए, जैसे अगर इंफ्रा के लेवल पे अच्छा काम हुआ तो वो दिखता है और उसमें स्थायित्व है, वो या तो मायावती के राज में हुआ या अखिलेश के राज में हुआ। मेडिकल के नाम पे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े यूनिवर्सिटी, बड़ा संस्थान बना दिए गए, अगर सैफई कॉलेज या इस तरह की कुछ चीजों को छोड़ दें तो मेरा सवाल मौलिक ये होता है कि बेसिक शिक्षा, बेसिक जरूरतों पे क्या काम हुआ, पीएससी सीएससी पे क्या काम हुआ, ग्रामीण इलाकों में क्या काम हुआ। वो अगर काम किसी ने किया होता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेसिक काम किया होता तो मैं आज सबसे पहले उनके साथ खड़ा होता। अगर वो हुआ होता तो अस्पतालों में ये भीड़ न दिखाई पड़ती। सच तो ये है कि अभी शायद आनंद जी ने या आलोक जी ने कहा था कि जो आपने बड़े संस्थान पैदा किए, चिकित्सा को आम आदमी से और दूर कर दिया। मेरा जोर बार बार यही होता है कि जब आपने, हमारे बगल में एक सीएससी और पीएससी हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पर है, आप वहां जाके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इस सरकार में चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ एक काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ कि इम्यूनाइजेशन का काम बहुत अच्छी मॉनिटरिंग के साथ हो रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, वो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन अस्पतालों को, इलाज को, शिक्षा को आम आदमी से दूर किया गया है। मैं एक शुरुआत जिस टॉपिक पे हम लोग की का जो डिस्कशन हो रहा था, हमने जब वहां से अपना फ्रेम बनाया था तो मुझे लग रहा था कि मैं शुरुआत करूं कि मायावती के समय में उन्होंने दलित प्राइड के लिए काम किया, दलितों को के उत्थान के लिए काम किया, दलितों को एक आवाज दिए, स्वर बन के आई। अखिलेश यादव ने अपने समाज के लिए काम किया और दोनों ने एक बड़ा काम ये किया कि उस प्राइड को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो अस्थायी महत्व के हो गए, चाहे वो अम्बेडकर उद्यान हो, चाहे वो अम्बेडकर के नाम पे बनी संस्थाएं हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे पार्क हो, या जयप्रकाश नारायण के नाम पर एनआईसी हो लखनऊ में। वो सारी चीजें दिखती हैं। मैं जब उस पूरे अनुपात में पिछले दूसरा टर्म चल रहा है इस सरकार का, मैं देखता हूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ भी जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है, सिवा 2 कामों के जो एक्सप्रेस वे के बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रूप में आए हैं और जिनकी गुणवत्ता का आलम सबके सामने है। मैंने अभी आज सुबह कुछ डॉक्टरों से पूछा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कोई पहल हुई हो, तो ले दे करके वो निकल के आया इम्यूनाइजेशन वाला कि एक काम हुआ है, और वो ये बहुत जिम्मेदार लोगों का कहना है कि बहुत ही खराब हुई है स्थितियां। तो अगर डबल इंजन की सरकार, विकास का दम भरने वाली सरकार, अगर इस तरह की सरकारें बेसिक काम नहीं कर सकती हैं तो क्या सोच के उन्हें 14 में वोट मिला, क्या सोच के 17 में वोट मिला और क्या सोच के 22 में वोट मिला, ये सोचने में थोड़ी चिंता होती है। भाई आज की तारीख का सच तो यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो परसेप्शन बनाया गया, जो राय बनी मायावती के बारे में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ आम आदमी को दिक्कत नहीं थी।
लेकिन एक परसेप्शन बनाया गया अखिलेश यादव के बारे में, वो मैं वहाँ राय कह रहा हूँ या परसेप्शन कर रहा हूँ, जिसका मतलब समझा जाना चाहिए। वहाँ परसेप्शन बनाया गया कि बहुत खराब स्थितियां हैं। मैं उन परसेप्शन बनाने वालों से सवाल पूछता हूं कि आज की तारीख में जिस लॉ एंड ऑर्डर का डंका पीटा जा रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? वो लॉ एंड ऑर्डर क्या सिर्फ बुलडोजर कुछ खास लोगों पर चलाने के लिए है? क्या अतीक और मुख्तार के नाम पर जो कुछ आपने किया, हम वो माफिया हैं, आप करिए, उसमें कोई दो राय नहीं, क्या लेकिन क्या अतीक और मुख्तार रैंक के सैकड़ों और भरे पड़े नहीं है? क्या आपने कोई ऐसे 3 एग्जाम्पल दिए? क्या आपने ब्रजभूषण के खिलाफ एक भी मूव ऐसा किया, एक भी बयान ऐसा दे दिया कि हम आश्वस्त होते कि आप कुछ तो शर्म हया कहीं बाकी है? क्या जौनपुर के उस माफिया धनंजय के क्या कोई नाम भी लेने वाला है, या एक मतलब कम से कम सैकड़ों नाम इस तरीके के हैं? आज की तारीख में मैं लंबे समय तक बिहार में रहा हूं और मैं फिर जब यूपी में लौटा हूं तो मैंने बहुत से परिवर्तन यहाँ देखे। बिहार में कांवड़ यात्रा मैं देखता था, कांवड़ यात्रा की आस्था देखता था। मैं यूपी आया तो यूपी में भी कांवड़ यात्रा मैंने वो एक तरह से शुरुआत थी। वेस्ट यूपी से होते होते अब वो यूपी में पूरा फैल चुका है। आज की तारीख का सच क्या है? आज की तारीख का सच ये है कि मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ किसी कांवड़ यात्रा के रास्ते पे 2 महीने के लिए सारी मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी गई, घोषित रूप से बंद करा दी गई है। मैं मेरठ और गाजियाबाद और मुरादनगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। लखनऊ में चिन्हट इलाके की बात कर रहा हूं, जहां कांवड़ यात्रा वहां से कहां से गुजरनी थी मुझे नहीं पता है, फैजाबाद रोड से गुजरनी थी, लेकिन बहुत बड़े साजिश के तहत, बहुत बड़ी सोचे समझे प्लान के साथ इन दुकानों को बंद कराया गया। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि कोविड में भी ये दुकानें बंद कराई गई थी, जिसके बाद उन मुस्लिम समाज की उन नॉनवेज के दुकानों को खुलवाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। और सच बताऊं कि अगर ब्यूरोक्रेसी में एक लॉबी न रही होती जो सिंपैथाइज करती थी, तो ये दुकानें नहीं खुलने जा रही थी। अब जब 2 महीने की दुकानें बंद हुई हैं घोषित तौर पर, मुझे शंका है कि ये उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने का एक और तरीका है। तो सवाल ये है कि जब दूसरा हिंदू प्राइड, मैं मायावती ने दलित प्राइड अगर जगाया था, लालू ने बिहार में पिछलों का प्राइड जगाया था, आपने भी जगाया है, लेकिन आपने उस प्राइड को जगाया है जिसने उस समाज को, उस हिंदू समाज को ही बांट दिया है। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम तो बांटा, आपने हिंदू समाज को बांट दिया। 40 साल पुराना मेरा दोस्त, जो मतलब हम साथ में पैदा हुए, साथ में पले बढ़े, पुराने इलाके में रहे, आज उसके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आपने ये सबसे बड़ा काम आपने हिंदू समाज को बांटने का किया है। इस अपराध की सजा कौन देगा? लेकिन फिर यहाँ पे लौट के मैं आता हूँ आपके बात पर कि ये काम विपक्ष को करना था। विपक्ष ये काम करने में जमीनी तौर पे मुझे नहीं दिखता है। विपक्ष में कौन था? कांग्रेस, मायावती, अखिलेश यादव, सपा समाजवादी पार्टी और बसपा। राहुल गांधी ने समझा और राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की और उसके नतीजे हमको दिखने शुरू हुए। और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं, कुछ हो सकता है, और उसका एक प्रतिफल कल की बैठक और विपक्षी एकता के मुहिम के रूप में। लेकिन क्या मायावती से हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उस भय से, अनाम भय से या ज्ञात भय से जो उन्होंने राजनीति का उन्होंने नाश किया है, जो दलितों के साथ घात किया है, वो एक गंभीर सवाल है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति भी उस जगह नहीं दिखाई पड़ रही है जो मुकाबला करते दिखाई देती। लेकिन आज की तारीख में और कल की मीटिंग के विस्तार के रूप में अगर कहीं कुछ ऐसा माहौल बना, तो जमीन बहुत मजबूत है, जमीन आपके साथ है, बशर्ते आप उस जमीन पर सही समय पर सही तरीके से फावड़ा चलाने का काम करें। धनंजय जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, वहाँ समस्याएं भी बड़ी हैं और बातें कितनी भी करें कम ही पड़ जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है फाइनली, जिसको उत्तम प्रदेश कहते थे, उत्तर प्रदेश है। तो मैं आलोक भाई जल्दी से हम कुछ सवाल हल कर लें, और खास करके अब जो है राजनीतिक सवाल पे आते हैं।
कि जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें राजनीति की जब बात करते हैं तो राजनीति में जो हम सत्ता सौंपते हैं नागरिक को, ये सौंपते कि आप प्रशासन बढ़िया चलाइएगा, शासन प्रशासन आपका बढ़िया होगा। और शासन प्रशासन बढ़िया है या नहीं है, इसको नापने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, आप कुछ और भी बता सकते हैं, मुझे लगता है कि महिलाओं की खुशहाली को अगर आप देखते हैं, महिलाओं को कितनी आज़ादी मिली, महिलाओं को कितना सुख मिला। जिससे जेवर की बात आती है तो मैं तो मानता हूं कि महिलाओं को जेवर इसलिए दिया गया कि भाई आप जो है बड़ा खुश हैं और जेवर पहनिए और उत्सवों में जाइए। तो महिलाओं के सवाल को किस तरह से एड्रेस किया गया और आगे जो है महिलाएं किस तरीके से इन सरकारों को देखती हैं। आप, क्योंकि हम ठीक है पुरुष हैं, लेकिन हमारे घर में भी तो महिलाएं हैं और हम महिलाओं के जीवन को आसानी से देख पा रहे हैं। तो उनका जीवन आसान हुआ या नहीं हुआ, ये अपनी जगह आप बताएं। और दूसरी बात बताएं कि महिलाएं इस बार जो है क्या करने वाली है, किसके साथ जाने वाली है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों के साथ जाने वाली है या महिलाएं जाने वाली है जो अच्छा समाज बने, ताकि वो सड़कों पे अच्छे से चले, अपने पड़ोसियों से ठीक से बात करे, उनके बच्चे सुरक्षित हों। क्या तय करेगी महिलाएं इस वक्त? जनक जी, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपने कहा कि महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और देश की बात की जाए तो एवरेज टाइम, एक रेस्पॉन्स टाइम, हाँ, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है महिलाओं के साथ अत्याचार, अमानवीय व्यवहार या दुर्व्यवहार, मोलेस्टेशन, कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें कहा बेटा कि रेस्पॉन्स टाइम घटकर 9.44 मिनट्स हो गया है। अब ये औसत टाइम है, ये औसत टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। महानगरों में तो आप ले आते हैं रेस्पॉन्स टाइम 9.44 पे, क्या देहात या ग्रामीण क्षेत्र में ला पाते हैं, क्या सेमी अर्बन एरिया में ला पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी केवल महानगरों में नहीं रहती है, वो केवल कानपुर, लखनऊ, मेरठ या नोएडा जैसे में नहीं रहती है, तो बाकी जगह भी रहती है। वहाँ रेस्पॉन्स टाइम ये 9.44 का औसत अभी भी बहुत ज्यादा है, यानी हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। तो इसलिए ये सोचना तो बिल्कुल फिजूल है कि महिलाएं अपने सोने की जेवरात लेकर सड़क पर चल सकें, जिस तरह मुंबई में चलती हैं या चेन्नई में चलती हैं। तो वो मंजिल अभी भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दूर है, पहला। अब दूसरा यह है कि महिलाएं किस आधार पर वोट देती हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि जो इन्होंने जुमला निकाला है यूसीसी वाला, समान नागरिक संहिता वाला, इस दिशा में आगे चल पड़े। तो इसमें एक चीज, एक नुक्ता ये भी आएगा, अभी तो ये केवल इस मुसलमानों के खिलाफ इसको ये पोजिशनिंग की जा रही है, असलियत तो ये तो विरासत का भी तो बंटवारा कर रही है ना, इसमें भी तो बराबर होगा। हमारे हिंदी पट्टी के जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये कितने अपने लड़कियों को भी उतनी अपनी संपत्ति बांटेंगे जितने लड़कों को बांटते हैं? क्या संभव है? नहीं संभव है। तो इसलिए इसको भी केवल जुमले पे छोड़ दीजिए। तो अब महिलाएं महिलाएं तो भाई भ्रमित हो रही है, बिल्कुल भ्रमित हो रही है, 3 तलाक में भी भ्रमित हो रही है। लेकिन वही बात है जो मैंने शुरुआत जो की थी कि प्रोपेगंडा से आप कैसे बचेंगे? प्रोपेगंडा तो उन्होंने फ्रांस वाले के साथ में भी कर डाला, प्रोपेगंडा तो उन्होंने अमेरिकी दौरे के साथ में भी कर डाला, प्रोपेगंडा तो उन्होंने यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में भी कर डाला। सवाल है कि प्रोपेगंडा से आप नहीं बच पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपकी नुपुर शर्मा, भाजपा की प्रवक्ता, कुछ भी बोल के चली जाती है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होती है। और दूसरी तरफ हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री साहब कितने मस्जिदों में जाते हैं, विदेशों में तो आप घूमते रहते हैं, क्यों? तो ये सारा खेल पोजिशनिंग का है। अब यहीं पे लौट के आपके मुख्य सवाल पे भी मैं आता हूँ, जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। पोजिशनिंग ही तो अपोजिशन भी कर रहा है, पोजिशनिंग ही तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सवाल खड़ा कर सकते हैं कि भाई रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी में, उसमें चाचा को भी ले लिया, भतीजा को भी ले लिया, दोनों को ले लिया। अब सवाल है कि वो तो चिराग साहब तो हमारे वो 6 लोकसभा सीटें मांग रहे थे उस दौर में, क्या मिलेगी? वो तो इतनी विधानसभा की सीटें मांग रहे थे। तो सवाल है कि संतुलन आप कैसे बनाएंगे? नहीं बन पाएगा। लेकिन अब इसको ऐसे मत समझिएगा, मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा। अब जैसे बसपा को हम एक टेस्ट केस ले लेते हैं यूपी का। यूपी में बसपा को 10 सीटें मिली, इनको वोट मिला लगभग 19.43%, लगभग 20%, 19% लेके चलते हैं सामान्य बातचीत के लिए। अब अगर 19% में आज हर व्यक्ति यकीन करेगा
कि अब जो 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 2019 तो क्या मतलब 19% तो छोड़िए, 9% भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। आप तो ये बात कह रहे हैं ना कि बड़ी बात होगी, मैं तो इसको दूसरे तरीके से जोड़ता हूँ। आप इसमें ये जाके जाइए, यहाँ पर कितनी सीट, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो विधानसभा की हो, 3,000 से लेकर 25,000 के वोटों के अंतर पे हार जीत का फैसला होता है। भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति उस आधार पे बिछा रही है। हम उसको लेकर आलोचना कर सकते हैं कि चिराग कितने वोट लेकर आएंगे, उनके चाचा पारसनाथ कितने वोट लेकर के आएंगे, सोहेल देव कितने वोट लेके आएंगे। हम इस पर सवाल तो कर सकते हैं। लाएंगे ना, 1,000 वोट लाएंगे, 5,000 लाएंगे, 10,000 लाएंगे, ये किसी खाते में से तो कम होंगे और कहीं तो जुड़ेंगे। तो इसलिए अभी भी परसेप्शन बहुत बड़ा है। और आपके मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा कि महिलाएं किस आधार पे वोट देती हैं, क्योंकि 3 तलाक का फैसला इन्होंने जिस तरीके से किया है, बेचारे उस महिला के खाविंद को ही तो आपने वो बना दिया, क्रिमिनल में डाल दिया, क्रिमिनल केस में डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? क्रिमिनल, उसके क्रिमिनलिटी एक्ट में क्यों कर दिया? वो बेचारे को कहाँ से उसको भत्ता मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे रोजगार हो गया? उसका पति जेल चला गया तो क्या होगा? मैं बिल्कुल से सहमत हूँ कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए। भाई आप हिंदुओं की भी तो बात कर लीजिए, क्या यहाँ तलाक की दर कम हो गई है क्या? सवाल है, इस चीज पे तो अब बात नहीं कर रहे। अब सवाल आया था आपका परसेप्शन, बस एक लाइन बोलूंगा, इसके बाद में मैं खत्म कर दूंगा। आपने भी अभी जो बीच में बातचीत में एक सवाल उठाया था कि मुस्लिमों को लेके बड़ी बातचीत होती है, तो अभी मैं एक लैपटॉप में एक मैं फिगर देख रहा था, आर्टिकल मेरा बहुत पुराना था, 2 साल हो गए मुझे, अब याद नहीं आ रही, तो मैंने लेटेस्ट फिगर चेक किया। एक टीएफआर होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, की एक औरत अपने जीवन में कितने बच्चों को पैदा करती है। जो 2.1 होता है, ये स्टेबिलिटी रेशियो होता है, मतलब आपकी आबादी उतनी ही रहेगी अगर वो 2.1 होगा। भारत में तो कम हो गया। और सबसे ज्यादा जो अभी नागेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात की, राय और परसेप्शन, इन्होंने राय परसेप्शन दोनों बना दिया कि सबसे ज्यादा मुस्लिमों के बच्चे होते हैं। नहीं होते। भारत में अगर एक स्टेट को अगर उदाहरण के तौर पर उठा लिया जाए तो वो उठा लीजिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का लेटेस्ट टीएफआर है 1.4। सोचिए। और आपका राय अवधारणा, आप चाहे कुछ भी करिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, ये कुछ भी बता देते हैं, लोगों के जहन में उतार देते हैं। एक अफीम की तरीके से लोगों को इन्होंने चस्का लगा दिया है। मुस्लिम मुस्लिम वही बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे? आपको तो यूपी का बहुत टीएफआर ज्यादा है, बिहार का बहुत ज्यादा है टीएफआर, बिहार का तो 3 आ गया टीएफआर, यूपी का 2.9 है। तो आप कैसे करेंगे? लेकिन परसेप्शन क्या, मुसलमानों के ही सारे बच्चे पैदा होते हैं। इस परसेप्शन को तोड़ना बहुत मुश्किल है और महिलाओं को समझना पड़ेगा। और अभी भी मेरा मानना यह है, महिलाएं आज भी परिवार के मुखियाओं की तरफ वोट डालते समय मुंह निहारती हैं। और महिलाओं को क्यों दोष दिया जाए? आज के तमाम जो यूथ है वो भी खुद नहीं तय कर पाते, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के तमाम जो मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं उनसे वो अपनी राय बनाते हैं। जी, मैं साहिरा मैम आपके पास आता हूँ। हर चीज़ मैं इसलिए महिलाओं से जोड़ता हूँ और हमारे पास क्योंकि एक आप ही हैं, उनसे इसलिए सवाल आपसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है सवाल के जवाब देते समय। कि चाहे वो 4 शादी की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे महिलाओं को घर में बिठाने की बात हो, या महिलाओं को बच्चे बेटा क्यों नहीं पैदा किया इसकी बात हो, या महिलाओं को बांझ बता करके उसको प्रताड़ित करने की बात हो, या सड़क पे क्यों निकल के आई, प्यार क्यों किया, ढेर सारे बंधनों के बीच महिलाओं को जो है रखा गया। वो हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं करूँ तो भी। अब सवाल उठता है कि महिलाएं जो है हमारे समाज की एक, जैसे हमने बचपन में नागरिक शास्त्र में पढ़ा था कि एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। माँ ही है जो संस्कार देती है। माँ चूंकि 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, अपना खून देती है, अपना दूध देती है, अपना पूरा समय देती है, उसके बाद एक बच्चा तैयार होता है। चाहे वो बेटी हो तो अलग बात है, बेटा भी। लेकिन वो जो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है महिलाओं से, तो क्या महिलाएं जो है अपने बच्चों को, अपने बेटों को, पतियों को तो चलिए अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रही हैं महिलाएं, क्योंकि पति दबंग हैं और पति कहते हैं कि मैं ही हूं जो तुम्हें पाल रहा हूं, तुम क्या करती हो। लेकिन अपने बच्चों पे तो उसका अधिकार चलना चाहिए। वो और जो है अपने पे तो अधिकार चले कि हम ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोग लेके आए जो हमारे सवालों पे, हमारी चिंताओं पे काम करें। वो चाहे वो आदिम काल के युद्ध हो या कहिए मध्यकाल के युद्ध हो, जहाँ पुरुष लड़ने जाते थे सिपाही बन करके और झगड़े होते थे सत्ता के लिए, और महिलाएं जो है घर में विधवा हो जाती थी, बाप के बिना हो जाती थी,
या जिस तरह की चीज़ें होती थी महाभारत में लोगों ने देखा, और महाभारत में भी इस तरह के सवाल है। बहुत लंबा मैं सवाल न करूं, क्योंकि ये मैं लंबा भी कर रहा हूं इसलिए कि नागरिकों के लिए, जनता के लिए, जो हमारे श्रोता है उनके लिए बात आती है। तो महिलाओं पे जिम्मेदारी जो है, फिर से मैं बोलूँगा, बढ़ जाती है। तो ये जो 6-6.5 करोड़ जो महिलाएं हैं वोटर उत्तर प्रदेश में, वो क्या चुनती है? देखिए, इसको जो है महिला और पुरुष के उसमें नहीं करें। पेट्रियार्की जो है ना, पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी है। जैसे वो जो उसकी गिरफ्त जो है पिछले, जब से ये राइट विंग की सरकार आई है, उसकी गिरफ्त और कसी गई है। और हम लोग जो संविधान की बात करते हैं तो एक तरफ मनुस्मृति की बात हो रही है। मनुस्मृति को जैसे कि संविधान के सामने लाके खड़ा किया गया है। उसमें जो पूरा उसकी जो सोच जो है, वो पूरी पेट्रियार्की की जो पकड़ है, वो छोटी छोटी चीजों से और मजबूत हो रही है। तो महिला जो है वो खाली अपने सेक्सुअल उसके वजह से उसमें कोई सोच में बदलाव नहीं आता है। वो बदलाव तब आता है उसकी जो सोशल कंडीशनिंग होती है। उसकी सोशल कंडीशनिंग जो है, अगर उसी पितृसत्तात्मक सोच के साथ होती है, तो वो कोई समाज में उससे कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग अगर उम्मीद रखें तो वो गलत होगा। हाँ, तो जो एक पितृसत्तात्मक जो ढांचा है वो तो चैलेंज नहीं हो रहा है। जो बहुत सारे कानून है, ये आपने जो ट्रिपल तलाक की बात कही, ये ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग जो है, उसके तो हम लोग बहुत खिलाफ थे। लेकिन एक सिविल लॉ को एक क्रिमिनल लॉ में तब्दील कर देना, ये तो बहुत ही गलत बात हुई। उसी तरीके से जो है जो लव जिहाद का कानून आया, ये हमारे अपने कानून जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके खिलाफ जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ चैलेंज नहीं हुआ है। यहीं से इसकी ये सारी जो इस तरह के जो एंटी विमेन और पेट्रियार्की को बढ़ावा देने वाले कानून आए हैं, वो मतलब अनफॉर्चुनेटली यूपी ने ही रास्ता दिखाया है। वो यूपी से ही वो शुरू हुए हैं, और फिर और स्टेट की सरकारों ने अपने उसमें लाया, वो चाहे बुलडोजर चलाने का हो, या वो लव जिहाद का कानून हो, या और भी बहुत तरह के जो कानून हम लोग देख रहे हैं अगेंस्ट लेबर, वो भी यही कोविड में पहले आया, फिर वो धीरे धीरे जो है और जगह हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग औरतों से उम्मीद तब लगाएं जब उनका ओरिएंटेशन, उनकी जो सोच समझ जो है वो पेट्रियार्की को चैलेंज करने की बने। अगर उनको शुरू से ही उनके अंदर पेट्रियार्की के ही उसमें कि आप घर में पैदा हुई हैं तो एक लड़की के ये फराइज हैं, और एक बीवी के ये हैं, और एक माँ के ये हैं, उनके आगे उनकी सोच नहीं है, उनकी समझ नहीं है, तो उनसे हम फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो शादी अभी भी जो है, शादी जो है वो जिंदगी की जो धुरी है वो शादी के चारों तरफ है। और शादी को किस तरह की शादियां हो रही है। मैं यहाँ यूपी में एक डोमेस्टिक वायलेंस की एक संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। तो शादी होती है और उसके बाद शादी के अंदर जो हिंसा है, और हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस जो उसको कहते हैं, वो पूरी की पूरी वो डाउरी के ऊपर, वो पेट्रियार्की के बहुत सारे सवालों को लेकर के, आपका पत्नी के जो फराइज हैं वो कहाँ हैं। आप महिला से चाह रहे हैं कि वो घर के बाहर भी जिम्मेदारी उठाए, लेकिन घर के रोल्स, तो ये अभी जो हम लोग की जो सोसाइटी चल रही है वो बहुत ट्रांजिशन में है। और अभी जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो उस जो हम लोग की आजादी से जो एक महिलाओं की जो एक पार्टिसिपेशन की और उनकी पॉलिटिकल भूमिका की जो एक सोच निकली थी, वो पिछले ये राइट विंग जो सरकार आई है उसने उसको बिल्कुल पीछे ले गई है, बहुत ही रिग्रेसिव ले गई है। तो हमारे बहुत सारे हुकूक जो हमने बहुत लंबे मूवमेंट के बाद, महिला जो मूवमेंट्स थे, उन्होंने बहुत सारे कानून अपने उसमें लेके आए थे, एंटी डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, और ये जो है कि वायलेंस के क्रूअल्टी जो होती है महिलाओं पे, तो उसमें
पति और पति के परिवार वालों के ऊपर 398A जो उसको बोला जाता है, तो ये सारे शिथिल होते जा रहे हैं। जो विमेन सेंट्रिक कानून जो कि महिला मूवमेंट ने के स्ट्रगल के बाद निकल के आए थे, वो सारे इधर कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे न्यायालयों के कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं। अब रेपिस्ट के साथ आपकी शादी कर दी जाए, ये कहाँ से ये सोच आती है? ये सोच कहाँ से आ रही है? ये क्या महिलाओं को एम्पावर कर? नेटवर्क चला गया, आ गई फिर। हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इसको वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग और रिग्रेसिव पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम लोग बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो चीजें हम लोगों ने हासिल की थी, महिला मूवमेंट ने हासिल की थी, महिलाओं ने हासिल की थी, वो उनके हाथों से निकल रही हैं। इसमें जुडिशरी का भी हाथ है, जिसमें सामाजिक सोच का हाथ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हाथ है। तो मैं एक सवाल और ऐड कर दूं आपके साथ, क्योंकि आपने जो बतलाया उसमें एक आता है कि आपने सिविल और क्रिमिनल कंडक्ट की बात कही, या जो धाराएं हैं उसकी बात कही, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, तो महिलाओं को भी बराबरी के हक दिए गए। कहा तो यही गया किताब में कि बराबरी है, और वोट देने का अधिकार कहा गया कि वोट देने का अधिकार है, चुनाव में लड़ने का अधिकार है। तो महिला पुरुष के आधार पर हम भेद नहीं करेंगे, सब नागरिक हैं इस देश के। लेकिन जब आप सिविल मामले जब दे देते हैं, फिर वही धर्म के लोगों के पास शादी ब्याह तलाक प्रॉपर्टी के अधिकार, ये सारे जब फिर वही दे देते हैं, सिविल तय करे, वो समाज तय करे जो समाज धर्म से बंधा हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि जो महिला नागरिक हैं उनके साथ ये दोहरा बर्ताव नहीं हो जाता, इसलिए कमजोर तो नहीं पड़ गई। नहीं, वो है। आप लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स पढ़ के देख लीजिए, उसमें ये इन सवालों के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक समाज जो है ना, वो एक ग्रो करता है। हमारा समाज जो है, अभी भी हम कई सेंचुरीज में एक साथ रह रहे हैं। हाँ, एक समाज का हिस्सा है जो कि एक आध सेंचुरी आगे बढ़ गया है, एक और कुछ पीछे है। तो जो सोशल चेंज होता है, वो बहुत उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो एक कानून, हमारी जितनी हम लोगों ने कानून कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एक नागरिक को दिया, क्या वो अभी कितने नागरिक हैं जो उन राइट्स को असर्ट कर सकते हैं? तो वो प्रोसेस भी एक लैग है। कहाँ पे कानून आया और कहाँ पे आके कानून को असर्ट करने का आया। हाँ, तो वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। और जहाँ सिविल का कानून है, वहां उस वक्त भी गुत्थी बहुत जटिल थी, इसीलिए इसको एक फ्यूचर डेट के लिए रख दिया गया था कि हमारा समाज जब तैयार होगा तो अब इन मुद्दों को उठाएगा। अब हमारे समाज क्या आज तैयार है? ये यूसीसी का जो ये इन्होंने जो तलवार है, ये मुसलमानों के ऊपर मतलब एक डिवाइसिव पॉलिसी के तहत 2024 के इलेक्शन के पहले लाए हैं। लेकिन अगर इसको सही से देखा तो ये ऐसा बैकलैश आ सकता है, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज है, हमारा क्रिश्चियन समाज है, तरह तरह के कानून है, कस्टमरी कानून है। तो इस पे हम आएंगे, इस पे आएंगे, एक अलग से डिबेट लेकर के आएंगे इस पे, यूसीसी और इन चीजों को लेकर के। मैं जल्दी से, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, नागेंद्र भाई और भवेश जी आपके पास आता हूँ, लेकिन ये राजनैतिक पूरा का पूरा है और कम शब्दों में दें कि क्या लगता है 2024 में। पहले मैं नागेंद्र भाई आपसे पूछता हूँ कि 2024 में क्या संभावना है, इंडिया वर्सेज एनडीए, आप क्या देखते हैं? अब भारत काम कर दिया इन्होंने शायद आज। नहीं, भारत करने से नहीं होगा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बनेगा वो भारत कैसे लाएंगे, एनडीए को भारत कैसे बनाएंगे? उन्होंने कहा है कि एन मतलब न्यू इंडिया, वो ठीक है, लेकिन एनडीए वर्सेज जो वो परसेप्शन कर रहे हैं या जो ये परसेप्शन कर रहे हैं, परसेप्शन खाली वही तो नहीं रहने वाला है, परसेप्शन तो कई बनेंगे। तो क्या देख रहे हैं नागेंद्र भाई आप? 24 की संभावना को लेकर के फोरकास्ट तो करना नहीं चाहिए, हमारा काम नहीं है, हमें से किसी का काम नहीं है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि 24 ने एक नई शुरुआत करा दी है और अजय को चिंता में डाल दिया है। ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। जिसने अपने को छाती ठोक करके 56 इंच से तमाम जुमले गढ़ करके अपने को अजय बना दिया था, अगर उसके माथे पर शिकन है, अगर कल वो एक अपने साथियों से जाके मिल करके बात किया है,
अगर वो एक व्यक्ति वाले 26 संगठनों को लेके इतना परेशान है तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इसे एक बड़ी संभावना के रूप में देखना चाहिए। और जहां तक अपोजिशन की यूनिटी के साथ उठते सवालों की बात है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल फैलाए जा रहे हैं, ये बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत स्वाभाविक हैं, इन्हें होना ही था। ये सवाल छेड़े जाएंगे, फैलाए जाएंगे, और ये सवाल जब भी 10 लोग इकट्ठे होंगे, ये सवाल बहुत नेचुरल होंगे। तो पटना से जो शुरुआत हुई है, बेंगलोर में जो उसकी जो अगली परिणति है, और महाराष्ट्र में आप ये अगर देखिएगा तो ये जो मैपिंग हुई है, इसकी मैपिंग बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, और इसकी परिणति मुझे कम से कम अच्छी दिखाई दे रही है। अभी इतना ही, क्योंकि बात बहुत लंबी हो चुकी है। जी भवेश जी, थोड़ा सा और 2 मिनट हम समय ले लेते हैं। एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि अभी चूंकि बार बार बात आई है और अंत में आई है कि यूसीसी के बहाने और इस समाज को डिवीजन के बहाने, मैं सिर्फ एक सवाल उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो सिर्फ ये 3 नाम हमें बता दें उनके परिचितों में, उनके जानने वालों में, मौजूदा लोगों में, जिस मुसलमान ने 2 शादियां कर रखी हो इस वक्त। इस पे हम 3 नाम बता दें तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। है मैं मान लूंगा कि हाँ, वो उनका जुमला वो ठीक जा रहा है। बिल्कुल भाई साहब, इस पे एक अलग कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन भवेश जी, मैं आपके पास आता हूँ लास्ट जो है, और थोड़ा आप 1-8 मिनट ज्यादा समय ले लीजिएगा, बल्कि मैं कहूँ कि ये कहना जरूरी है। देखिए, 2014 के लोकसभा में जो सीटें थी वो हमारे सामने है कि बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, और अनुप्रिया पटेल जी की जो पार्टी है उसको 2 सीटें मिली थी। तो 71-2 73 सीटें थी। 80 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी के पास थी। बसपा 0, कांग्रेस 2 और समाजवादी पार्टी 5। अब जब 2019 में आते हैं तो समाजवादी पार्टी उस समय 5 ही सीटें थे। हालांकि 2 और उपचुनाव में हार गया और घट गई सीटें, आजमगढ़ और मैनपुरी, सॉरी क्या कहते हैं ये, रामपुर, सॉरी हाँ रामपुर। तो कांग्रेस की भी 1 सीट घट गई, वो 1 सीट पे आ गई 2 की बजाय, राहुल गांधी हार गए थे। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने अपने 2 सीटें बरकरार रखी, लेकिन बसपा के 10 सीटें हो गई, और बसपा ने जो सीटें छीनी उसमें से 1 सीट भले कांग्रेस की थी, वो सीटें जो है बीजेपी की थी जो छीनी थी बसपा, क्योंकि बसपा ने जो उस समय 0 थी और 10 आई, तो 71 से बीजेपी 62 पे आ गई थी। तो इस बार बसपा जो है सुसुप्तावस्था में है। तो क्या एकदम वॉकओवर दे दिया कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें आ जाएगी? और अगर ऐसा है तो विपक्ष जिस भरोसे गढ़ रहा है मंसूबा कि हम मोदी जी को नहीं आने देंगे, इंडिया बना लिया है, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया कैसे जीतेगा? देखिए धनंजय, ये जो लड़ाई है ना 24 की, ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। जो बात कह रही थी शाहिरा जी, उसमें बहुत दम है कि देखिए क्या है कि एक राजनीतिक विमर्श, एक सामाजिक विमर्श पैदा किया है, और इस राजनीति ने जो पिछले कुछ सालों से केंद्र में 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने सामाजिक विमर्श बनाया है, और उस सामाजिक विमर्श को हराकर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता वापस पा सकती है। उस सामाजिक विमर्श पर बात करनी पड़ेगी, सिर्फ पॉलिटिक्स से बात नहीं बनेगी। और ये अच्छी बात है कि ये जो गोलबंदी हो रही है विपक्ष की, इसमें ये सवाल भी है कि समाज में जो संदेश गया है, भाई नफरत छोड़ के मोहब्बत की दुकान खोलनी है, ये बात अपने आप में एक सामाजिक संदेश है कि हम जिस समरसता में रहते रहे हैं, हम जिस भारत का जो एक नॉर्मल टेक्सचर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम बचपन से बढ़ते आए हैं, और विकास हमारा सपना रहा है विकास, और शायद विकास के सपने में ही हम भटक गए 2014 में। और बहुत सारे लोग जो सांप्रदायिक नहीं हैं, उन्होंने भी 14 में भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि उनको लगा कि गुजरात मॉडल, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उस पर ज्यादा मैं नहीं करूंगा बात। लेकिन 24 में निश्चित रूप से उसको रिवाइव किया जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल चेंज के लिए नहीं काम करना है। हमें जो समाज में जो जहर फैल रहा है, उस जहर को कैसे कम किया जाए, लोग वोट कैसे करें, लोगों का वोटिंग पैटर्न क्या हो, क्या सोच के वोट करें, क्या छोटी मोटी बातों के लिए वोट करें, क्या कैंडिडेट पर वोट करें, क्या मोदी के नाम देखकर वोट करें। क्योंकि भाई 14 के बाद एक विमर्श ये भी बदला ना कि सब लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया। इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है,
लेकिन आप देखिए कि 19 में किसको, अगर 19 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें आई हैं, आप सीटों की गिनती आप कर लीजिए, लेकिन क्या वो कैंडिडेट जीतने के लायक थे या सब मोदी के नाम पे जीते उसमें से? तो और क्या 24 में भी यही खेल चलेगा? जो विपक्ष सोच रहा है कि हम 400 से ज्यादा सीटों पर एक कैंडिडेट देंगे और हम लोग मिलजुल के, तो एक तो ये पॉलिटिकल मूव हुआ, दूसरा ये मूव हुआ कि भाई ये सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो है विपक्ष के उसको छीन रही है। वो हम देख रहे हैं हर बार संसद में जब विपक्ष अपनी बात उठाना चाहता है, जब किसानों की बात करना चाहता है, जब नौजवानों और महंगाई की बात करना चाहता है, आम लोगों की, गरीबों की बात करना चाहता है, तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो विमर्श वहां पे है, और ये विमर्श इस बार के जो गोलबंदी है ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 24 आते आते इनके पास समय कम होगा या बहुत तेजी से ये काम करेंगे, इनके पास इतने संसाधन होंगे और लोग क्या बदलने के लिए, क्योंकि लोग तो यही हैं, यही लोग कांग्रेस को बार बार जिताते रहे हैं, यही लोग कांग्रेस को इमरजेंसी में हरा देने के बाद, इमरजेंसी के बाद भारी बहुमत मतलब बुरी तरह हरा देने वाले लोग ही उसको दोबारा सत्ता में लेके आए थे। तो ये देश की जनता के पास क्या मैसेज है, और ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना जो उपजा है, ये जो विश्व गुरु का जो सपना उपजा है, ये झूठा साबित कर पाएंगे अगर ये विपक्ष के लोग ये साबित कर पाएंगे कि हम लोग विश्वसनीय तरीके से भारत के विकास के लिए कोई रोड मैप है हमारे पास, और कहीं से कोई विकास नहीं रुकने पाएगा, कहीं से गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, और ये बेरोजगारी और ये महंगाई की समस्या का समाधान हमारे पास है। हम समाज को और मजबूत करेंगे, और समाज में ये जो विभेद पैदा हो रहा है, इस विभेद को खत्म करने के लिए हमारे पास ताकत है। अगर ये कन्विंस करने के लिए इनके पास दम होगा, इनके पास ताकत होगी, इनके पास संसाधन होगा, और लोग इसके लिए खुले मन से इनकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, और इनके दिमाग को और पॉल्यूट नहीं करने के लिए संसाधन नहीं झोंके जाएंगे, या झोंके जाएंगे तो वो बेअसर साबित करने का भी अगर विपक्ष के पास साधन संसाधन उपाय और ताकत होगी, तो ये बदलाव दिखेगा 24 में। नहीं तो 24 के बाद ये ट्रांजिशन है, एक बार और 5 साल बाद प्रयोग होगा। लेकिन देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, और इतने सब कुछ जतन करने के बाद आज मोदी को गांधी गांधी करना पड़ता है, बाहर जाके गांधी के चरण छूकर नमस्ते करना पड़ता है, और बहुत सारी बातों को कहना पड़ता है मंच पर आके, जो लगता है कि साफ कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो ये जनता कितनी बार सुनेगी आखिर? तो जनता को, जिस दिन जनता जागेगी, देखिए विपक्ष के जागने से नहीं होगा, जनता ही जनार्दन है। जनता को जब ये विपक्ष जगा पाएगा, जनता को जब ये मीडिया जगा पाएगा, जो मुख्य भूमिका में आएगा, उस दिन ये बदलेगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले आप जितनी बात आज कर ले रहे हैं, इतनी आजादी रहेगी या इससे भी कम हो जाएगी 24 के बाद। बहुत बहुत सही बात कही आपने, जनता। लेकिन मैं उस जनता को जनता नहीं मानता हूं, मैं नागरिक कहता हूं, क्योंकि जब जनता कहते हैं तो बेचारी हो जाती है, जनता कहते हैं तो जनता एक्सप्रेस ट्रेन दिखाई पड़ती है। तो जनता नहीं है, नागरिक है, जो सारे अधिकार से संपन्न है, और संविधान ने उसको अधिकार ये दिया है कि इस देश का मालिक कोई राजा नहीं है, आप हो, नागरिक हो। आप तय करो कि कौन आपके साथ जो है, आप किसको सरकार में लाना चाहते हो, किसको नहीं लाना चाहते हो। तो नागरिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है, लेकिन नागरिकों को अवेयर होने की जरूरत है। हम डिबेट ये इसीलिए कर रहे हैं और लंबा हुआ है कि हम चाह रहे हैं कि नागरिकों के पास धुंध छटे उनके सामने से, और सच उनके सामने आए। बाकी वो रोज सच का सामना कर रहे हैं, मैं सच दिखा रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तमाम नागरिक, स्त्री हो पुरुष हो, समाज में जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, और सारी चीजें दमन झेल रहे हैं, वो झेल रहे हैं खुद। उनसे निकलने का रास्ता क्या है अगर उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है? उनसे निकलने का रास्ता वोट है। वोट ही है जो आप जाति धर्म को छोड़ करके उस व्यक्ति को चुनिए, जो व्यक्ति जो है अच्छा है, आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकता है। और केवल चुनिए नहीं, अगर वो गलत काम करता है, अगर वो आपकी बातों को नहीं सुनता है, उसके दरवाजे पर पहुंचिए और उससे सवाल कीजिए। सवाल से भागिए मत, और यथा स्थिति में रहिए मत कि जो हमारे साथ है वो पूर्व जन्म के फल है। पूर्व जन्म के फल कुछ नहीं होते, हम तय करते। अगर पूर्व जन्म के फल होते तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं होता, एक सामान्य आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति भारत की नहीं बनती, अम्बेडकर नहीं बनते। ये सब जो है पूर्व जन्म के फल नहीं है, आपके प्रयास है, आप तय करते हो, आप बनाते हो।
तो आप सब लोग आए, नागेंद्र भाई साहब, आलोक भाई साहब, कुमार भवेश जी, साहिरा मैम, और हमारे साथ थे सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ थे उत्कर्ष सिन्हा जी और आनंद वर्धन सिंह जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आपका समय लिया हमने। और ना आप हम श्रोता जो दर्शक हमारे साथ थे उन सब का आभार। और आपसे बस यही निवेदन है कि आप सही लोगों को वोट दीजिए, और हमारा प्रोग्राम अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।